श्री देवस्थान का ये आयोजन एक विशेष समय में हो रहा है। गांव में करने का एक उद्देश्य यह था कि शहर की चकाचौंध में हमने साहित्य संस्कृति के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन जो चीज़ हमसे छूटता जा रहा है वो है हमारा पूरा का पूरा वो आधार जिसके बल पर हम साहित्य संस्कृति में अपना काम करते हैं। चंद कविताएं कहानियाँ लिखना ये हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव में लेखन की क्या भूमिका हो सकती है ये हमेशा हमारे जहन में रहा है। लेखक संगठन और तमाम वो ऐसे लोग जो साहित्य और संस्कृति को एक उद्देश्य के तहत इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम गांव-गांव में जाकर जो हमारी पूरी विरासत रही है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो पहले गांव शहरों के बीच का ये भेद नहीं था और लेखक कैसे गांव में जाकर या पूरे इलाके में जाकर जहाँ भी संकट होते थे अपना पूरा समय देते थे, वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। और ये हमारी चिंता भी थी, हम सभी साथियों की चिंता थी। यहाँ जितने भी साथी उपस्थित हुए हैं अपने क्षेत्र के बहुत नामी लोग हैं, उनका अपना स्थान है और उनका योगदान है समाज को बनाने में। तो उन तमाम साथियों को जो हमने यहाँ आमंत्रित किया था, हमारे पटना के जितने भी कवि साथी हैं, और उसका नेतृत्व तो हमारे साथी यादवेंद्र जी कर रहे हैं, और हम उन तमाम साथियों को पहले यहाँ स्वागत करते हैं। साथियों, हमारे जितने गांव के और दूसरे गांव के जो हमारे साथी जो दिन भर हमारे साथ काम करते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं, वो लेखक भले न हों लेकिन एक अच्छे पाठक हैं, वे तमाम एक बुलावे पर यहाँ आए हैं। मैं उन तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथी, आज एक दूसरा उद्देश्य भी है कि अभी हम जानते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर में क्या कुछ हो रहा है और कैसे साम्राज्यवादी नीतियाँ पूरे देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं और अनावश्यक रूप से वहाँ पर युद्ध छेड़कर वहाँ की चुनी हुई सरकार को समाप्त कर रही है। कोई नया नहीं है, लेकिन इधर 90 के बाद की पूरी दुनिया जो बदली है उन तमाम विषयों पर अभी बात करने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ सजग लोग उन तमाम संकटों को समझ रहे हैं। और उसी के बीच जो लगातार 3 महीने से फिलिस्तीन पर फिर से जिस तरह से नृशंस हत्या की जा रही हैं और पूरे उसके भूभाग को रौंदा जा रहा है, उस पर हमारे साथी यादवेंद्र जी ने अनुवाद करके उन कविताओं का, उन संघर्षों को कैसे आप समझेंगे, जन जन तक वो कैसे पहुँचाएंगे, वहाँ के दुख को, वहाँ के संघर्ष को, इसके लिए उन्होंने 2 किताबें यहाँ हमारे सामने उपलब्ध हैं, जिसका विमोचन आज होगा, आप लोगों से बातचीत भी होगी। और उसके सबसे खुशी की बात यह है कि हम उसके अनुवादक यादवेंद्र जी खुद हमारे साथ हैं आज, और वो आप अपने अंकित है वो बातचीत भी करेंगे उनसे, और उस अनुवाद के बारे में उन्होंने जो कुछ अनुभव किया है वो अपना अनुभव साझा करेंगे आप साथियों के साथ। साथ ही एक किताब का नाम है कविता का काम आंसू पोंछना नहीं, और दूसरा है घर लौटने का सपना। अभी इन दो किताबों का विमोचन पटना में हुआ था और यादवेंद्र जी के हम सभी साथी वहाँ उपस्थित थे। उन 2 किताबों का जो विमोचन हुआ था, एक किताब जिसमें हमारे यादवेंद्र जी की ने भी कुछ कविताएँ अनुवाद की हैं, साथ साथ अशोक वाजपेयी जी हैं, अपूर्वानंद हैं, उन लोगों ने अनुवाद किए हैं। और ये जो दूसरी किताब है उसके सभी कविताओं का अनुवाद खुद यादवेंद्र जी ने किया है। और उसकी एक विशेषता यह है कि ये कविताएं जो हैं बिल्कुल नई और नए लोगों की कविताएं हैं, और ख़ास कर जो उनके इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जो कविताएं उपलब्ध थी उसको आधार बनाकर, खास करके वैसे कवियों का, उसमें कई कवि और कवित्रियाँ मारे भी गए इस युद्ध के अंदर में, जो गाजा पे जो हमले हुए हैं उस हमले में, उन कवियों के कविताएं इसमें हैं, उपलब्ध हैं। और आप देखिए कि किस तरह से पूरे एक देश को तहस तहस किया जा रहा है। अभी साथी वहाँ पर, लेकिन जो प्रतिरोध का जो इतिहास है पूरे फ़लस्तीन का, उस सबक
लेने का है कि साम्राज्यवाद के खिलाफ वो लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे समय में फ़लस्तीन। और उसको नष्ट करने की कोशिशें एक नहीं कई देशों के द्वारा हो गई है। आप जानते होंगे कभी हिंदुस्तान इजराइल के पक्ष में नहीं फ़लस्तीन के पक्ष में खड़ा होता था, लेकिन इन दिनों वह उसके साथ खड़ा है और कभी भी फ़लस्तीन के संघर्षों को लेकर उन पर जो हमले हो रहे हैं, जो जेनोसाइड है, उसके खिलाफ नहीं बातें कर पा रहा है। तो ये हमारा, हम तमाम लेखकों, समाज कार्यकर्ताओं, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की यह ज़रूरत अभी है कि हम उनका प्रतिरोध करें। एक इस किताब के साथ और भी चीज़ जुड़ा हुआ है, जरूरी है कि ये जो किताब से रॉयल्टी आएगी, वो दोनों किताबों की रॉयल्टी फ़लस्तीन के पास भेजी जाएगी, वहाँ के लोगों के लिए जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और हम कैसे प्रतिरोध कर सकते हैं, हम कैसे उनका समर्थन कर सकते हैं, ये इसका नमूना है। इसके लिए भी हम यादवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि उन्होंने ये सब कुछ कहा। जब मैं ये किताबें मंगा रहा था तो उन्होंने भी कहा, संजय जी कि जो प्रकाशक है कि कॉमरेड ये तमाम पैसे वहाँ जाएंगे, यादवेंद्र जी ने मना किया है कि वो कोई रॉयल्टी नहीं लेंगे। तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि वो किताबें जितनी ज़्यादा बिकेंगी, उसका महत्व यह है, किताबें बिकेंगी तो वो उसके पैसे हम अपने साथियों को फ़लस्तीन भेज सकेंगे। और ये हमारी जिम्मेवारी है कि जब भी दुनिया में कोई देश किसी संकट से गुजर रहा है, पूरी मानवता के पक्ष में जब हम खड़े होते हैं, तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमें सजग दृष्टि रखनी होगी। और ये तमाम यही सारे उद्देश्य थे, उनको लेकर हम लोगों ने, साथियों ने आपस में बातचीत की और उसको एक रूप देने की कोशिश की गई है। और यह जो जड़ता है समाज के अंदर में जो बढ़ती जा रही है और जो नया ये एक नई आंधी आई है फासिज्म और ये सांप्रदायिक फासिस्ट लोगों की, वो तमाम चीज़ों को ध्वस्त कर रही है। वैसे में हम कैसे प्रतिरोध दर्ज करें, ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है और उसी चिंता में शामिल होने के लिए हम सभी साथी आए जुटे हैं। तो जो मेरे साथी आए उन सबको फिर से धन्यवाद। और अब मैं चाहूँगा कि जो दो किताबें हैं उसका विमोचन यहाँ हो, तो विमोचन के लिए हम यादवेंद्र जी, चाहत, दिलीप जी, अंशित और सुनील सिंह जी को आमंत्रित करते हैं कि वो कृपया मंच पे आएँ और इन दोनों पुस्तकों का वो विमोचन करें। अच्छा, आगे आ जाइए आप। साथ ही इस किताब का नाम है घर लौटने का सपना। यह किताब यादवेंद्र जी, तमाम कविताएं इसमें यादवेंद्र जी ने इसका अनुवाद किया है। और यह भी है किताब 10 प्रतियाँ हमने मंगवाई भी थी कि अपने साथियों के बीच में उसे विजिट करूँगा। और एक दूसरी किताब है कविता का काम आंसू पोंछना नहीं, उसमें भी वो किताब भी, उसमें यादवेंद्र जी ने कुछ कविताओं का अनुवाद किया है, कुछ अशोक वाजपेयी जी ने किया है, पूर्वानंद जी ने किया है, तो और दो लोगों ने किया है। तो ये दो किताबें यहाँ आप लोग के सामने, ये पूरी कविताएं वहाँ के लोगों के हैं। हम अक्सर ले देकर जब फ़लस्तीन की कविताओं का जिक्र करते थे तो महमूद दरवेश से आगे नहीं बढ़ पाते थे। या फतवा तुकन एक बड़ी कवयित्री थी वहाँ की, 2-3 नाम से ज़्यादा हम नहीं जान पाते थे। लेकिन ये धन्यवाद के पात्र है कि अभी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो सब लड़ रहे हैं, वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, कितने लोग मारे गए हैं। और वहाँ पर कल्चरल एक्टिविज्म क्या होता है, कल्चर के माध्यम से कैसे अपना प्रतिरोध दर्ज किया जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी फ़लस्तीन है। और दोस्तों, नाटकों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, साहित्य संस्कृति के माध्यम से वहाँ जो प्रतिरोध चल रहा है, उसी की श्रृंखला में ये कविताएं हैं। तो मैं अब आगे के लिए विचार सत्र के लिए प्रतियोगी को मैं ये मंच सौंपता हूँ। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद हमारा यह विचार सत्र है, जिसमें अनुवाद की रचनात्मकता पर हमारे बीच बातचीत के लिए होंगे। किताब कविता का काम आंसू पोंछना नहीं के अनुवादक और घर लौटने का सपना के अनुवादक यादवेंद्र जी, और
इन दिनों अनुवाद में लगातार दखल रखने वाले युवा कवि अंशित, उनके साथ होंगे सुनील सिंह और अजय कुमार। मैं चाहूँगा कि ये चारों कुछ संकट को हम लोगों के बीच रखते हुए और इसकी रचनात्मकता पर बात करते हुए इस किताब से कुछ कविताओं का भी पाठ करें। हम लोगों के बीच यह बात भी आनी चाहिए कि दूर दुनिया में क्या लिखा जा रहा है, वहाँ क्या संकट है, वहाँ की स्त्रियाँ, वहाँ के बच्चे, वहाँ के अन्य लोग क्या सोचते हैं और उनका जो दुनिया से सरोकार है वो किस तरह का है। तो यादवेंद्र जी आए, अपनी बात रखें और कुछ कविताओं का पाठ करें, उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे। यादवेंद्र जी आगे करना है, कैसे कैसे क्या किया जाए। साथियों, आपका अभिवादन। साझा कार्यक्रम में आप सब लोग आए हैं। इधर मैं ये बहुत प्रासंगिक लग रहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन प्रगतिशील लेखक संघ ने किया है, जिसका मानना ही है कि साहित्य केवल आनंद के लिए, साहित्य एक राजनीति। आपके जीवन का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो राजनीति चाले। और साहित्य तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद ने कहा भी था, साहित्य तो राजनीति से आगे चल। तो अनुवाद की बात करते हुए मैं इस किताब की रचना प्रक्रिया पर भी आऊँगा और मैं ये मानता हूँ कि इस किताब का काम करने के लिए मुझे मेरी राजनीतिक सोच में ये शुद्ध साहित्य के रूप में इसको ना लिया जाए। किताब है, साहित्य है, लेकिन हमारी पीढ़ी जिस तरह से पली बढ़ी है, जिस तरह से हमारी सोच बनी, नौकरी हम चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन हम सब लोग लेफ्ट मूवमेंट के साथ बढ़े हुए लोग हैं, जिसने हम लोगों की इच्छा ही हुई है ऐसी, जिसने किताबें, बुकलेट, पैम्फलेट्स पढ़ा के हम लोगों को ये समझाया गया। उसके बाद हम राजनीतिक दर्शन में आए, साहित्य में आए और ये संकल्प लेके आगे बढ़े कि हम जो कुछ भी लिखेंगे उसका एक राजनीतिक महत्व होना चाहिए, एक उसकी पक्षधरता। तो उसी पक्षधरता की दृष्टि से मैंने ये काम किया। मैं अनुवाद की इसके पहले मेरी 9 किताबें प्रकाशित हो गई हैं विश्व साहित्य की, कविता और कहानी की। तो उसमें भी मेरा हमेशा एक ये मानना रहा कि अनुवाद के लिए आप एक रचना का अनुवाद करते हैं तो कम से कम 20, 25, 50 रचनाएं पढ़ते हैं, तब आपको लगता है कि इसमें से एक कोई चीज़ आपको अपील करती है और आपको लगता है कि आपको इसका अनुवाद करना चाहिए। जब आप भारत के संदर्भ को देखते हैं, हिंदी समाज के संदर्भ को देखते हैं, तो ये लगता है कि हिंदी समाज में ये चीज़ नहीं, या आज के दौर में ये चीज़ें फिर से जानी चाहिए। फिलिस्तीनी कविताओं का सत्येंद्र कुमार जी ने जैसे कहा कि हम लोगों की पीढ़ी, मैं 68 साल का हूँ और मैं जिस तरह से पढ़ा, अपने शुरुआती दिनों में हम लोगों ने महमूद दरवेश की कविताएं पढ़ी, पाब्लो नेरुदा की कविताएं पढ़ी, लोरका की कविताएं और नाटक पढ़े, नाजिम हिकमत की कविताएं पढ़ी। तो हम लोगों को ये लगता, और बाद के दिनों में मैंने देखा कि हिंदी समाज का जहाँ तक सवाल है, हम नाजिम हिकमत और महमूद दरवेश से शुरू करके फिर घूम फिर के हम वहीं तक आ गए। उसके आगे क्या लिखा जा रहा है, उसके आगे दुनिया बहुत बढ़ गई। तो हिंदी में जो अनुवाद की जो परंपरा है, साहित्यिक अनुवादों की, वो बड़ी मार्केट ओरिएंटेड है। जो बिकता है वो अनुवाद करना है। उसमें बिकने वाली सबसे अच्छी चीज जो हिंदी में है, वो जिन विदेशी लेखकों को नोबेल प्राइज मिला साहित्य के लिए, उनके अनुवाद कर दीजिए, वो बिके। और जिस समय मिला उस समय तो एकदम 5-6 महीनों में बहुत सारे अनुवाद आ जाते हैं और खूब।
उसके बाद हम फिर ठंडे पड़ गए। तो मुझे ये लगता है कि हिंदी में अनुवादों की जो परंपरा या संस्कृति है साहित्य की, वो एक तो जैसा मैंने कहा कि बाजार में बिकेगा क्या और मौका किस चीज का बेचने का है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत सही अप्रोच नहीं है और पूरी दुनिया में मौका क्या बेचने का है ये देखने से ज्यादा जरूरी है कि मौका क्या बात फिर से कहने का। हम जब भी बात करते हैं तो आज प्रेमचंद तो आज तक अप्रासंगिक नहीं हुए, फिर हम लोगों को पढ़ते। गांधी अप्रासंगिक नहीं हुए, बल्कि आज के दिनों में बल्कि गांधी ज्यादा प्रासंगिक होने लगे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन हमारी पीढ़ी उनके बारे में पढ़ के, उनकी चीजें पढ़ के, उनके भाषण पढ़ के बड़ी हुई। तो हमें ये लगता है एक समय पर जाकर, एक लेवल पर जाकर पूरी दुनिया के संघर्ष और उनकी शक्तियां और उनकी जरूरत लगभग एक तरह की होती है। दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई आंदोलन हो रहा है, काले लोगों पर गोरे लोग अत्याचार कर रहे थे, तो वो हमारे भारत में जैसे अंग्रेज हिंदुस्तानियों से अत्याचार कर रहे थे उससे कोई बहुत अलग नहीं है। उनकी बात हमें करनी चाहिए और उनकी बात जाननी भी चाहिए। दूसरी भाषाओं में क्या लिखा जा रहा है, जैसे भारत जैसे ये जो हमने कहा कि जैसे बाजार कैसे चीजों को नियंत्रित करता है। जब मैं अनुवाद का काम कर रहा था सचिन जी, तो मैं कहानियों के अनुवाद कर रहा था और तब मुझे ये एकदम से लगा कि इतने साल हो गए मैंने आज तक श्रीलंका की कोई कहानी भारत में हिंदी में। दक्षिण में आप में से कई लोग गए होंगे धनुषकोटी, अपने मोदी जी वहां गए, जहां से कहते हैं कि श्रीलंका और भारत की दूरी सबसे कम, और लोगों ने ये बताया कि आप समुद्र के किनारे खड़े हो और मौसम साफ हो तो श्रीलंका की इमारतें दिखाई। धनुषकोटी पहुंच के मुझे, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि इतना नजदीक यदि है तो हमने श्रीलंका की कोई कहानी करनी पड़ी। श्रीलंका छोटा सा देश है और हम धीरे धीरे थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो भारत तो विश्वगुरु है, हम श्रीलंका की चीज क्यों पढ़े। लेकिन जब मैंने उस तरफ ध्यान दिया, कई दोस्तों से बात की, तो पता चला कि हाँ सच में नई अनुवाद होते हैं। तो हम अपने पड़ोसियों की तरफ भी हमारा जो एटीट्यूड है वो बड़े और छोटे का, हम अनुवाद करेंगे तो हम एक विपिन कुमार अग्रवाल की बड़ी तार सप्तक थे कवि, उनकी एक कविता की एक पंक्ति में अक्सर कहता हूं, ईश्वर तुम सबसे बड़े हो, ईश्वर तुम सबसे बड़े हो, मैं तुमसे छोटा हूं, बाकी सब मुझसे छोटे। तो ये जो प्रवृत्ति है कि हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो गोरी चमड़ी के जो यूरोप अमेरिका के लोग हैं उनके अनुवाद करेंगे, रूस और जर्मनी के अनुवाद करेंगे। अब ये जो लल्लू पंजू लोग हैं इनके क्यों अनुवाद करें। लेकिन वही लल्लू पंजू एक छोटा सा देश है, तो श्रीलंका तो फिर भी बहुत बड़ा सा देश है। मालदीव जिस तरह से आंखें दिखा रहा है तो ये मालूम हो रहा है कि विश्वगुरु का सीना कितना चौड़ा है। तो ये अनुवाद के लिए जब मैं काम करता हूँ तो मेरे पीछे हमेशा ये एक शक्ति रहती है, एक उद्देश्य रहता है कि क्या करना है और क्यों करना है। मैंने फिलिस्तीनी कविताएं चुनी, उसके सूत्र रूप में जैसे मैं बताऊं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हमारे बड़े कवि हुए हैं, उनकी एक बड़ी मशहूर छोटी सी कविता है। आपके कमरे के बगल में यदि कोई लाश पड़ी है, उसकी दुर्गंध आ रही है और आप अपने कमरे में बैठे हो या सो रहे हो, अपना काम यथावत कर रहे हो, इसी तरह से कुछ है, कुछ बिंब है, तो मुझे आपसे कुछ नहीं है। तो ये आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है ये जानना और जान के उसकी अनदेखी करना या न जानना,
दोनों एक तरह के मानवीय अपराध। मुझे लगता है कि यदि साहित्य एक अगुआ भूमिका निभाता है तो साहित्य को ये जरूर करना चाहिए कि जो आसपास आपकी चीजें घट रही हैं पूरी दुनिया में घट रही हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया एक है, ऐसा नहीं है कि हम आइसोलेशन में रह के कोई काम कर रहे हैं। तो अब जैसे भारत में देखिए पिछले कई महीनों से मणिपुर में क्या क्या हो रहा है, हम पढ़ पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते क्योंकि रोज नहीं घटना है। मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, लेकिन वहाँ किस तरह की दिक्कतें हैं, वहाँ क्या लिखा जा रहा है, वहाँ के लेखक और कवि क्या लिख रहे हैं। मणिपुरी फिल्में पूरी दुनिया में धूम मचाने वाली फिल्में हैं। जब आप मेडल लेके आते हो तो आप हमारे हो, मर कट रहे हो तो हमें इससे आपको कुछ लेना चाहिए। आप एक अनुपस्थित समाज, इसी तरीके से हमारे यहाँ कश्मीर एक अनुपस्थित समाज। तो मुझे लगता है कि अब आप मुझसे भी प्रश्न ये कर सकते हैं तो फिर आपने कश्मीरी चीजें क्यों नहीं अनुवाद के लिए दी, क्योंकि हमारा जो पूरा सूचना तंत्र है वो इन जगहों से आती हुई सामग्री को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखता है। आप ढूंढ के वहां से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। इस किताब के आने के दौरान मैंने कुछ किताबें खरीदी, लेकिन सबसे ज्यादा मदद मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम से, जिनके बारे में एक आम हम मानते हैं कि जिसको देखो वो फेसबुक खोले रहता है या इंस्टाग्राम देखता रहता है, मोबाइल पे रहता है। अब उसका उपयोग आप जो कर सकें, जैसा कर सकें। मैंने एकदम नए कवियों की जो कविताएं थी उनके फेसबुक पेज से या इंस्टाग्राम से, और इसमें से जैसा सत्येंद्र जी ने बताया कि एक दो कवि तो इस लड़ाई में 7 अक्टूबर से जो लड़ाई शुरू हुई है, इजराइल का आक्रमण हुआ है, तो वो मारे भी हैं। और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ के नौजवान कविताएं लिख रहे हैं पूरी, ऐसा नहीं है कि वो अरबी भाषा में ही लिख रहे हैं। फिलिस्तीन जैसे देश की विडंबना ये है कि 5 मिलियन लोग, 50 लाख लोग फिलिस्तीन की भूमि के अंदर रह रहे हैं और 60 लाख लोग विस्थापित हैं। देश के अंदर रहने वाले लोगों से बड़ी संख्या विस्थापित होती है, शरणार्थियों। तो बहुत सारे ऐसे जो देश में पढ़ने वाले थे वो देश छोड़ के चले गए, दूसरे देशों में गए, उन्होंने वहाँ की भाषाएं अपना, और उन भाषाओं में मुझे तो अंग्रेजी ही आती है, तो इसलिए मुझे जो सामग्री अंग्रेजी में मिली मैंने उसका उपयोग किया। और मुझे लगा कि जो आसपास चीजें घट रही हैं वो फिलिस्तीन या ईरान या यहाँ तक कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमसे कुछ नहीं दूर, हमारी सरहद पार करिए और वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ जो चीजें होंगी, जो घटेंगी, वो भले ही भौगोलिक रूप से दूसरे देश हैं, लेकिन हैं तो इंसान ही। और आज के समय में आग लगे तो वो धीरे धीरे बढ़ते हुए विश्व युद्ध के रूप में भारत का खाना या हमारा प्रभावित होना उनसे बचेगा नहीं। अभी कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है 4-5 दिनों पहले खबर थी, चिली की राजधानी के बाहर जो जंगल है वहां जो आग लगी है वो आग बढ़ते बढ़ते शहर के बीच आ गई और कई 100 लोग मारे। तो ये साहित्य का काम यही है कि आप सजग रहें, समय को पढ़ें और ऐसे दस्तावेज बनाएं जो बाद में भी कभी जरूरत पड़े तो उसको एक दस्तावेज के रूप में लिया जाए। और साथ साथ जो घटनाएं आपके सामने घट रही हैं, जो विडंबनाएं हम देख रहे हैं, जो संकट हम झेल रहे हैं, आज की तारीख में हड़ताल जैसे हम लोग तो देखिए, मैं बिहार में पढ़ा, भागलपुर में ज़्यादा मैंने पढ़ा। भागलपुर में पढ़ाई करने के बाद जब मैं रूठी गया, मैं रूठी रहा हरिद्वार के पास, 40 साल मैंने वहाँ नौकरी। उस समय रूठी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बाद में IIT बन गई। मैं वहाँ कोई हड़ताल नहीं होती देखकर, तो मुझे कई बार मैंने स्टूडेंट से और टीचर से पूछा कि
पूछा कि यहाँ कभी कोई हड़ताल नहीं होती क्या? स्टूडेंट्स एकदम शांत हैं, कहीं कोई नारा नहीं लिखा हुआ है, कभी बायकॉट का कोई हम वो नहीं देखते हैं। तो लोगों ने बताया कि वहाँ अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई यूनिवर्सिटी, उनके यहाँ डिसिप्लिन के नंबर 100 नंबर, आपको आप सभी विषयों में क्या नंबर लाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं। आपके डिसिप्लिन के नंबर यदि 80 से कम हुए तो आप अगले साल का इम्तिहान दें। अंग्रेजों के समय का बना हुआ नियम अब भी चलता, अब भी है। आप यदि जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो आप एंटी नेशनल देशद्रोही हैं। थोड़े समय के बाद वो राजद्रोही भी हो जाएंगे। तो ये जो देखिए ये किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है और इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध इसलिए भी जानने महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ ये जो बुलडोजर संस्कृति आई है ये फिलिस्तीन और इजराइल से आई। इजराइल सरकार ने एक नियम बनाया कि यदि कोई भी सस्पेक्टेड टेररिस्ट है, मतलब ये है कि जो आपकी लाइन को नहीं कर रहा है, आपको कोई मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं, आप उसका घर विस्फोट से उड़ा सकते हैं या बुलडोजर से उड़ा सकते हैं। इस सरकार के आने के बाद से लगातार इजराइल के साथ हम लोगों की जितनी नजदीकियां बढ़ी हैं तो वो चीज वहां से कल्चर है। तो ये चीजें आज की तारीख में कहीं एक जगह सीमित नहीं, लेकिन समय को पढ़ना चाहिए और अगली पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं, एक दिन हम तो मर जाएंगे, हमने किया क्या। कम से कम ये हमारे लिए जरूरी है कि अगली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसी चीजें जरूर हम छोड़ के जाएं जो महत्वपूर्ण हो और उनके संघर्षों में, उनके अवसाद के क्षणों में उनको उम्मीद जगाने के लिए उपलब्ध है। इस किताब का शीर्षक है घर लौटने का सपना। मैं साइंस का आदमी, मैं इंजीनियर हूँ। कुछ दिनों पहले 4-5 साल पहले मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कौओं के बारे में। आपके गया की एक खबर थी 5-7 साल पहले कि यहाँ जो पिंडदान होता है और यहाँ कौए अब नहीं होते हैं। तो मैंने इसको इस दौरान कुछ पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि कौओं की जो स्मृति होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है। उसमें कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया अमेरिका में। मान लीजिए कि आपने किसी कौवे को छेड़ा, अब रिसर्च करने के लिए उसके बिहेवियर को पढ़ने के लिए किसी कौवे को पकड़ लिया है, पकड़ के स्टडी किया, फिर छोड़ दिया। ये देखा कि 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद जब वो साइंटिस्ट लौटा है उस कैंपस में तो कौओं ने आके उसको मारना शुरू किया। कौओं की लाइफ तो इतनी बड़ी होती नहीं, तो वो कैसे जनरेशन को की सीमा को लांघ के भी वो चीजें याद रहती हैं। उसी तरीके से फिलिस्तीन के जो नौजवान कवि हैं, ये फिलिस्तीन से उनको भगाया तो 1946, 47, 48 के दौरान गया, लेकिन आज की तारीख में जो नौजवान कवि हैं 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के, ये तो उस समय नहीं थे, लेकिन इनकी स्मृतियां पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जा रही हैं और हर किसी की एक स्मृति है। महमूद दरवेश की एक बड़ी फेमस उदाहरण कि मेरे से ये पूछा जाए कि पूरी दुनिया में या जो पूरा साहित्य जो मैंने रचा अपने जीवन में, उनका कीवर्ड क्या है, केंद्रीय शब्द क्या है। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी रचना को एक साथ उसको मिला जुला दिया जाए तो जो शब्द एक निकल के आएगा उससे वो घर। उनके यहाँ ये कहना है ठीक है हमारा घर हम छोड़ के आ गए, ये छोड़ा भी हटा दिया गया, हम जिंदा चाहे जहाँ चाहे मरेंगे हम वहीं, ये हमारी ख्वाहिश है, या हमें वहीं अपनी धरती पर जाके मरना चाहिए। तो घर लौटने का सपना पूरे फिलिस्तीनी काव्य जगत में एक सबसे महत्वपूर्ण ये विचार, उसको दुनिया की अन्य कविताओं से अलग करता है। तो इसलिए इसी शीर्षक से मैंने, इस शीर्षक की कोई कविता इसमें नहीं है, लेकिन ये मूल
विचार है जो इस पूरे संकल्प में आया। तो मुझे लगता है कि मैं शायद इस किताब के पीछे जो मेरी सोच थी वो आपके साथ साझा कर पाया। 2-3 छोटी कविताएं जैसा आपका आदेश है मैं सुना देता हूँ इसमें से। सबसे बड़े कवि हैं, 1941 में जन्मे थे, लेकिन उनसे भी बड़े एक सीनियर कवि रशीद हुसैन, उनकी 2 कविताएं मैंने इसमें शामिल की हैं। देखिए किस तरीके से उसके सामने तो जी मोहम्मद दरवेश की कविता का एक किस्सा है जिसमें 2 जेल में बंद 2 कैदियों के बीच की बातचीत है। कवि एक उनमें से, तो कवि पूछता है दूसरे कैदी से, तुम यहाँ क्यों आए, क्या अपराध किया? तो उसने कहा कि मैं तो एक बम लिया था, मैंने ग्रेनेड, और जो हमारे देश पर कब्जा करने वाला है वो कार में जा रहा था, मैंने उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया। लेकिन वो ग्रेनेड फटा नहीं, वहां नहीं फटा बल्कि मेरे ही हाथ। तो फिर उसने पूछा कि तो क्या हुआ? तो जब मेरे हाथ में फट गया तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो हमसे पूछा, तो हमने ये कहा कि नहीं, उन लोगों ने ही कहा कि देखो बेचारा ये तो निर्दोष है, ये तो मारना चाहता था, फटा नहीं, ये शायद आत्महत्या करना चाहता था, बच गया, चलो कोई बात नहीं, उसके सजा माफ हो, उसको मृत्यु दंड दिया जाना था, नहीं दिया, उसको माफ कर दिया। तो वो मोहम्मद दरवेश या कवि से पूछता है कि तुम किस सजा में आए, जुर्म में आए हो? तो कहता है मैंने एक कविता लिखी और कविता लिख के उसको ऐसे कागज पर गोला बनाया और मैंने वो जो कार में जा रहा था ऑक्यूपायर, मैंने उसके ऊपर फेंका, वो फट गया, इस सजा। तो देखिए आप शक्तिशाली दुश्मन के साथ लड़ते हुए भौतिक रूप में भले ही ना जीत पाए, लेकिन आप उसकी कल्पनाएं देखिए, कम से कम कविता में ये ताकत है कि वो एक तानाशाह को माफ करती है। रशीद हुसैन की एक कविता है, दूसरे हो तुम। मैं अपनी धरती के बारे में कह रहा हूं कि तुम तो वहां बाद में पहुंचे थे। मैं अपनी धरती के बारे में कह रहा हूं कि तुम तो वहां बाद में पहुंचे थे, मैं तुमसे बहुत पहले से वहां रहता आ गया। आप लोगों को मालूम होगा कि 46-47 में इंग्लैंड ने यहूदियों को सब लाके और यहाँ बसा दिया, फिलिस्तीनियों का पूरा देश। अब तुम उसके शौहर रहते रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसको तुमसे पहले प्यार किया। कवि कहता है कि अपनी धरती को मैंने उसको तुमसे पहले प्यार किया था, जब तुम दूर दूर तक नजर भी नहीं आए, तब उसके दिल पर मेरा ही राज था। तुम अमीर हो, खरीदो उसके लिए महंगे से महंगे इत्र, सुंदर बेशकीमती लहंगे और फिरन, पर जान लो वो उनको ओढ़ेगी पहनेगी नहीं। यदि ओढ़ेगी पहनेगी तो तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। उन दिनों उसकी गोदी में पहले लेट कर ले लिया करता था कश सिगरेट के, उसको चौंका चौंका कर, देखना तुम्हारी शादी की रात थी, मैं खुद आऊंगा बिस्तर में। देखना तुम्हारी शादी की रात भी, मैं खुद आऊंगा बिस्तर में और पसर जाऊंगा तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीचों बीच। तुम उसके शौहर हो, सही बने रहो, पर देखना मुझे देख वह लिपट जाएगी मुझसे, दुनिया में वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। मैं हमेशा हमेशा बीचों बीच दिखूंगा तुम्हारे, और माफ करना मुझे, पर मैं हमेशा तुमसे पहले ही रहूं। एक कवि अपनी कविता में तो अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है, अपने समुदाय की इच्छा व्यक्त कर सकता है। एक ऐसे ही वरिष्ठ कवि हैं ताहा मोहम्मद अली। इनकी एक कविता है, बहुत मशहूर कविता है, बहुत सारी संकलनों में ये
है, लेकिन हिंदी में अनुवाद नहीं किया। ढंग से विदाई भी, किस तरह से फिलिस्तीनों को भगाया गया उनके गांव। हम तो रोए नहीं बिल्कुल विदा होते हुए, क्योंकि ना तो थी हमारे पास फुर्सत और ना ही थे आंसू। ढंग से हमारी विदाई हुई। ये कभी जब 2-3 साल के थे तभी इनको इजरायलियों ने आक्रमण किया और पूरे गांव को खाली करा के दिए, तो रातों रात इन लोगों को जाना लेकर भागना पड़ा। सही कि अलग हो रहे थे हम, पर हमें इल्म नहीं था कि अब हम बिछुड़ रहे हैं हमेशा के लिए। फिर कहाँ से बहती ऐसे में हमारे आंसुओं की धार। वो वास्तव में बिछोह की रात थी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जाग रहे हैं रात में, और न ही बेहोशी में सो ही गए। जिस रात हम बिछुड़ रहे थे सबसे, वह रात न तो रात थी, वह रात न तो रात थी, न ही रोशनी और न चांद की निकला रात। उस रात हमने गंवा दिया अपना सितारा, चिराग ने भी हमारे साथ बेवफाई की। रत जगह हमसे दूर दूर छुपता रहा। इस गफलत में भला चौकन्ना रहने का सवाल ही कहाँ है। ढंग से तो हमारी विदाई हुई। अब मैं एक ये असलियत है। 4-5 दिनों पहले मैंने खबर पढ़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में। एक तरफ एक खबर थी कि यूएनओ ने कहा है कि 30,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे गए इजरायली हमले में। इजराइल छोटी सी खबर थी। बड़ी खबर ये थी कि इजराइल ने कहा है कि हमारे जिन लोगों को फिलिस्तीनियों ने पकड़ा था, पकड़ के अपनी सुरंग में रखा था, उनमें से ज्यादातर लोगों की हत्या कर दी। 30,000 लोग मारे गए, वो छोटी सी खबर है। 20-25 लोगों का उन्होंने दिया कि उनको मार दिया गया। ये बड़ी खबर हो गई। छोटी खबर ये है 30,000 लोग मारे। ये एक जहान सीसो, ये नई कवि है, युवा कवि है। फिलिस्तीनी कैंपों के कब्रिस्तानों में जगह नहीं, ये एक कविता। तो बात यह है कि कब्रिस्तानों में तिल रखने की जगह नहीं। तो बात यह है कि कब्रिस्तानों में तिल रखने की जगह नहीं है। पहले नाम, जॉर्डन, सीरिया और गाजा में हम जल्दी ही फिलिस्तीनियों को दफन करना शुरू करेंगे, पर धरती के अंदर नहीं। हम जल्दी ही फिलिस्तीनियों को दफन करना शुरू करेंगे, पर धरती के अंदर नहीं, उसके ऊपर दफन करना शुरू करेंगे। देखिए ये विमर्श कैसे गढ़ा जाता है। हम धरती के अंदर नहीं, उसके ऊपर दफन करना शुरू करेंगे। रहने की जगह पहले ही मैसर नहीं थी, अब मरने के लिए भी शांत जगह नहीं मिलेगी जिससे इज्जत से अलविदा कह सकेंगे। बढ़ई और मौत के निर्माताओं, वास्तुकारों, यहाँ की कब्रिस्तान की शहतीरें और ऊंची करो, क्योंकि जल्दी ही आसमान छूने को है तुम्हारी दीवार। किस तरह का नरसंहार होगा और पूरी दुनिया चुप है। भारत नरसंहार करने वालों से पाले में खड़ा है। मुझे लगता है एक नए कवि हैं, गाजा के दुष्ट खुराफाती बच्चे। ओ गाजा के दुष्ट खुराफाती बच्चों, मेरी खिड़की के नीचे हर पल तुम चीखते चिल्लाते रहते हो। कोई सुबह ऐसी नहीं बख्शी तुमने जब दौड़ मचाना शोर ना हुआ हो तुम्हारा। तुमने तोड़ फोड़ डाले मेरे सारे फूलदान, यहाँ तक कि बालकनी में खिले फूल जाते जाते नोच। लौट आओ मेरे प्यारे बच्चों, लौट आओ मेरे प्यारे बच्चों, और जितना चाहे शोर मचाओ। जितने फूलदान है सब तुम्हारे, तोड़ो फोड़ो जो चाहे सो करो। चुरा ले जाओ मेरी बालकनी के सारे फूल, पर आ जाओ मेरे बच्चों, पर लौट आओ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि किताब आप पढ़ें। ये एक तरह का साझापन है किताब के लिए। जैसा मैंने बताया कि मैं इसकी मुझे इससे कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए। मैं और जाके वहाँ की गाजा में जाके लड़ाई तो नहीं लड़ सकता। एक साहित्यकार होने के नाते जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और इसके लिए जो भी इस किताब से
रॉकेट होगा वो फिलिस्तीन की सरकार को भेजेंगे हम लोग, इन दोनों को। और छोटी सी ये उनकी मदद, आप लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो शायद कुछ जो राशि हो जो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया यादव जी, आपने फिलिस्तीनी कविता, उसके सामाजिक राजनीतिक सरोकार और आज के संकट पर अपनी बात रखी और अनुवाद की रचनात्मकता के पक्ष में अपनी बात रखते हुए उनको उस पूरी परिस्थिति से अवगत कराया जिसमें फिलिस्तीनी जनता अपना दुख, अपने संकट से रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इस विचार सत्र को, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुनील जी अपनी बात रखें। सुनील जी। यादवेंद्र जी जो अनुवादक हैं और कवि अंशित जी, अजय जी और अन्य साथी, यह कार्यक्रम बहुत पहले से तय था, ये होना था और ये हमको बहुत पहले सूचित हो चुका था कि यहाँ पर कार्यक्रम होना है। किताब तो हमें मिली नहीं, तो चूंकि हम भी बाहर थे इसीलिए ये किताब नहीं मिली। दूसरी किताब जो कविता का काम आंसू पोंछना नहीं है, ये पुस्तक भी संयोग से जब हमने ऑर्डर दिया उस वक्त पटना से बाहर थे और उसी बीच में कोरियर से किताब आया। कहाँ हो? तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा कि किताब पढ़ा ही नहीं, तो इसीलिए किताब पर बहुत ज़्यादा बोलने की बात नहीं। श्याम किशोर बोली। लेकिन एक बात है कि अभी ये दौर जो चल रहा है पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया को हम शामिल कर रहे हैं। मंटू भी भारत में जो हो रहा है आप देख रहे हैं, यूक्रेन में जो हो रहा है देख रहे हैं, और फिलिस्तीन यह जो है मतलब खुला जेल है एक प्रकार से। यूएनओ इसका नाम दिया था, यह खुला जेल है, ओपन जेल जिसको कहते हैं वह जेल है। 350 स्क्वायर फीट के अंदर में 23 लाख आदमी, जानवर से भी बदतर जीवन, 7 किलोमीटर चौड़ा है, मतलब यहाँ से लगभग दाऊद नगर चौक इतना दूरी चौड़ाई है और बाकी इसकी लंबाई है। और एक तरफ से समुद्र है, 3 तरफ से दीवार लगा हुआ है, उसमें डोर बने हुए हैं जब आपको बाहर जाना है, और उनका सारा खर्चा वर्चा जो देश मदद करते हैं वो उस पर चलता है। एक खूबसूरत सी जगह को एक नर्क में बदल दिया। यह यूएनओ का लाइन है कि 7 अक्टूबर को जो वहां पर हुआ यह कोई एक दिन की बात नहीं है, ये बात कोई छुपी हुई नहीं आपसे है। मैं उसके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं कि जो वहां पर ये सब लोगों को मालूम है, फिर भी वहां पर जो हो रहा है वह एक तरह से देखा जाए तो मानवता के अपराध है। ये 2 किताब, ये किताब तो मैं नहीं देख पाया हूं, लेकिन इस किताब को देखे, इसमें संपादक महोदय जो लिखे, जिन बातों का जिक्र किए हैं, कविता का काम आंसू पोंछना नहीं है, कविता का काम है संघर्ष करना, लेकिन संपादकीय कुछ में कमी रह गई। कमी ये रह गई कि जो धार साम्राज्यवाद के खिलाफ होना चाहिए वह धार की इसमें कमी दिखाई पड़ी। मैं जो महसूस किया, बाकी और लोगों की अलग राय होगी। ये ऐसी बात नहीं है कि कविता और साहित्य कोई नारा होता है, नारा नहीं होता है, लेकिन बातें आनी चाहिए कि आखिर फिलिस्तीन की समस्या है, वह समस्या का कारण क्या है। यह पिछले 1917 में वालफोर संधि हुई थी। वालफोर संधि के जो आदमी लेनिन को पढ़े होंगे, लेनिन ने उस वालफोर संधि का विरोध किया था। वालफोर ब्रिटिश के कैबिनेट मिनिस्टर थे और उसी वक्त जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उस प्रथम विश्व के बाद जो है, जो ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद वहां पर जो है फिलिस्तीन को ब्रिटेन अपने अंदर में लिया और उसके बाद यहूदी को बसाना शुरू किया। दूसरा कब हुआ? दूसरा हुआ 1948 में, जब यूएनओ का रिजोल्यूशन के बाद जेरूसलम, इजराइल और फिलिस्तीन का निर्माण हुआ, और वह भी निर्माण हुआ, वह भी एक अन्यायपूर्ण ढंग से हुआ। यह पूरी इतिहास है, आप लोग जानते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि
अभी यादवेंद्र जी भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर फिलिस्तीन में कौन सी ऐसी बात है जो दुनिया के लेखकों, कवियों सबको अट्रैक्ट किया। अनुवाद जो होता है वह साहित्य की एक विधा होती है। बहुत लोग इसको सिर्फ रचनात्मक कार्य मानते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अनुवाद जो है वह सिर्फ रचनात्मक कार्य नहीं है, बल्कि एक सृजनात्मक कार्य है। सृजनात्मक कार्य इस मामले में है कि यह एक सृजन करता है। अब फिलिस्तीन की जनता लड़ रही है और वहां की जनता जो आज 100 वर्षों से लड़ रही है, उस संघर्ष की पृष्ठभूमि, उस संघर्ष के बातों को हम इन कविताओं के द्वारा जानते हैं। तो इसमें अनुवादक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हालांकि मदन लाल मधु कहते हैं कि इनके दोनों हाथ में लड्डू नहीं होते। जब ये अनुवाद करते हैं तो हम तो जान गए, लेकिन फिलिस्तीन की जिनकी कविता अनुवाद हुई, जिस भाषा में कविता हुई, वो भाषा के लोग जो है तो इस मामले में कहते हैं, लेकिन यह एक सृजनात्मक कार्य है। और दूसरी बात क्या है कि अनुवाद की बात हो रही है। दुनिया में जहां कहीं भी संघर्ष होता है, आज लैटिन अमेरिका में संघर्ष हो रहा है, चाहे कहीं भी संघर्ष हो रहा है, जो संघर्ष की बात है, चूंकि हम भी संघर्ष कर करके आजादी पाए हैं और वह आजादी चूंकि हमको संघर्ष से मिला है, इसलिए हम हर जगह के संघर्ष को याद करते हैं। कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से वह हम जानने की कोशिश करते हैं। और इस मामले में यह एक सृजनात्मक कार्य है, साहित्यिक बहुविधा। और इस रूप में यादवेंद्र जी ने जो काम किया, यह पुस्तक जो आई है घर लौटने का सपना, यह एक बहुत बड़ा काम है। और उसमें भी जो फेसबुक पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया को पर जो कविताएं रोज आ रही हैं, उसको संग्रहित कर करके एक किताब का रूप देना, प्रकाशक और इन दोनों को मैं पहले अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात क्या है कि अब देखिए, भारत का नेचुरल एलाय फिलिस्तीन था। यह फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन की समस्याओं के साथ यह हमेशा जो है भारत जुड़ा रहा है। लेकिन इस बीच हमारे गद्दी पर एक जो खड़ा है, जो उन्हें समझ में नहीं आती है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हों कि इजराइल के साथ खड़े हों। तो इजराइल के साथ खड़े हों या फिलिस्तीन के साथ, चूंकि इनकी जो पैदाइश है, मेरा कहने का मतलब है बीजेपी पार्टी, बोलने में कोई हर्जा नहीं है, यह पार्टी की जो पैदाइश है यह शुरू से ही पीएलओ के खिलाफ रहा है। चूंकि यह पीएलओ के खिलाफ रहा है, इसलिए बार बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में संबंध हुआ और इनके टाइम में प्रकाष्ठा पहुंच गई, ये दौड़ा भी करके चले आए। और आप पेगासस वगैरह का नाम सुनते हैं, वह वही। तो ये इनको जो है यह खुल्लम खुल्ला, अब जब इनके ऊपर दबाव पड़ता है, अगर यह बात नहीं होती तो 28 अक्टूबर को यूएनओ का जब रिजोल्यूशन आया कि जो युद्ध है उस युद्ध का बंद किया जाए, उस युद्ध में, उस प्रस्ताव के खिलाफ में अमेरिका तो गया ही, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ब्रिटेन गया, जर्मनी गया, साथ साथ भारत भी जो है वह एब्सटेन किया, वह वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक तरह से कहिए तो विरोध किया। तो कुछ ह्यूमैनिटेरियन ऐड हम दे देंगे, लेकिन हम जो है आइडियोलॉजिकली हम अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ हैं। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है जो कर रहे हैं। दुनिया में जो फिलिस्तीन का भी सवाल है, उस फिलिस्तीन के सवाल पर जो विरोध हो रहे हैं, आप इंग्लैंड में विरोध कर, जर्मनी में, फ्रांस में, भारत में तो लाठीचार्ज हुआ, यूपी में बैन कर दिया गया कि फिलिस्तीन के पक्ष में कोई जुलूस नहीं निकालेगा, बैच लगा करके इस्राइल के पक्ष में घूमेगा, लेकिन वह जो है सो फिलिस्तीन के पक्ष में वह कोई नहीं। यूपी में एक जुलूस नहीं निकाला गया, दिल्ली में जुलूस निकले उस पर लाठीचार्ज। तो ये समझते हैं क्या कि यह जो विरोध हो रहा है वह चंद वामपंथी प्रगतिशील लोग कर रहे हैं, लेकिन जो यूरोप में हुआ वह तो ऐतिहासिक है।
ऐतिहासिक है कि ब्रिटेन के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए कि वह जो हॉबलिंग कर रहे थे इजराइल के साथ, वह जो विरोध कर रहे थे, इसके चलते जो है वहां पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो मैं एक ऐसे मौके पर, मैं कोई साहित्य विशेषज्ञ नहीं हूं और उसके मर्म को हम बहुत नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक कवि है इजराइल में जो यहूदी रहने वाले हैं, वह यहूदी जो विरोध कर रहे हैं, उसमें एक कवि हैं, मैं उन कवि का नाम बताता हूं। फिंकलस्टाइन, यह अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में प्रोफेसर है, यहूदी है। ये यहूदी में जब जर्मनी में, यह सही बात है क्या कि यहूदियों के साथ भी बहुत जुल्म, 60 लाख यहूदी मारे गए वहां। ये उसी अत्याचार के बाद अमेरिका लौट गए। जब अमेरिका लौटे वहां पर ये प्रोफेसर हुए और यह यहूदी है। वह जो लिखते हैं, वह कविता, वह सुनने लायक है। उसमें आपको इजराइल की पूरी तस्वीर, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की पूरी तस्वीर उसमें आपको चला आएगा। वह लिखते हैं, उनकी कविता का शीर्षक है मैं इजराइल। किसने अनुवाद किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी यह कविता है कि आई एम इजराइल। और इजराइल के बारे में जब वह कहते हैं कि बिना देश के लोगों के लिए मैं एक ऐसे देश में पहुंचा जिसके लोग नहीं थे, जो वहां पर यहूदी गए। गांधी जी कहे क्या कि अगर मैं गांधी जी फिलिस्तीन के साथ थे, तो गांधी जी से पूछा कि अगर आप जर्मनी में होते तो क्या करते, आप जर्मनी से भागते? कहा कि मैं नहीं भागता, मैं जर्मनी में ही रहता, मार दिया जाता, चाहे जो भी हो जाता, लेकिन मैं जर्मनी छोड़ता नहीं। मैं जर्मनी में ही अपने रहने के लिए वह लड़ाई लड़ता। तो वही जो यूरोप में एक समय में यहूदी का जबरदस्त विरोध हुआ। उस विरोध का कारण क्या था? यहूदी वाले स्वयं ही थे। जो जर्मनी में यहूदी बड़े बड़े जो बैंकर्स थे, बड़े बड़े पैसे वाले थे, वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। जब उनकी हार हो गई जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में, उसके बाद यहूदी के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान हिटलर के टाइम में शुरू हुआ। तो उसके बाद जब शुरू हुआ तो उसी में जो कहता है क्या, द्वितीय विश्व युद्ध तक में लाखों, 1 2 3 नहीं, लाखों जो है सो वह यहूदी मारा गया। और वही यहूदी को ला करके यहां पर बसा दिया गया, उनके लिए राज्य बना दिया गया। जो इजराइल की आबादी है और इजराइल का जो क्षेत्रफल है, वह अल्बेनिया एक देश छोटा सा है, उसका 1/6 भाग है। और फिलिस्तीन की भी साइज वही है, लेकिन फिलिस्तीन को यह अलग देश नहीं देंगे और उसको ये अलग देश दे दिए। तो कहते हैं क्या कि मैं इजराइल हूं। अब इसमें हम 2-3 लाइन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बिना देश के लोगों के लिए, एक यहूदी लिख रहा, मैं बिना देश के लोगों के लिए मैं एक ऐसे देश में पहुंचा जिसके लोग नहीं थे। जो लोग वहां थे उन्हें यहां होने का कोई हक नहीं था। और मेरे लोगों ने दिखा दिया उन्हें जाना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। 400 फिलिस्तीनियों के गांवों को जमदेज कर दिया गया, उनका इतिहास मिटा दिया गया। मैं इस्राइल, ये जो है यह बहुत लंबी कविता है, यहां पर ज्यादा समय लग जाएगा, मैं पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन इसमें जो है पूरे इस्राइल का, जो इस्राइल वहां पर बना, जो यहूदी वहां पर गए, उनका पूरा हिस्ट्री, पूरी जो है ये क्या कर रहे हैं, ये पूरी बात है। साथियों, मैं 1-2 बात और कह के खत्म करना चाहूंगा कि एक कविता है इसमें, अपूर्वा रंग जी ने इस कविता का अनुवाद किया है। क्या महमूद दरवेश की कविता है हत्या। उसका 2-4 लाइन आप सुन सकते हैं। आलोचक कभी कभी मुझे मार डालते हैं। देखिए कविता के मर्म पर वो समझा रहे हैं। आलोचक कभी कभी मुझे मार डालते हैं, वे एक खास कविता चाहते हैं, एक खास रूपक। और अगर मैं एक पगडंडी लेता हूं, वह कहते हैं कि रास्ता भटक गया है। और अगर मैं घास में लय पाता हूं, वे कहते हैं उसके सदाबहार ओक की धीरता छोड़ दी है। अगर मैं बसंत
मैं गुलाब देखता हूँ पीला, वे पूछते हैं इस पगडंडियों में वतन का खून कहाँ है। अगर मैं लिखूं यह तितली है तो मेरी सबसे छोटी बहन बगीचे के दरवाजे पर। तो ये जो है अभी ये दौर जो चल रहा है, यह दौर के बारे में आज से 200 वर्ष पहले चार्ल्स डिकन बहुत बड़े राइटर थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम के थे। उनकी एक किताब है टेल ऑफ टू सिटीज। उसकी मैं पंक्ति दोहराना चाहता हूं जो आज के समय के पूरा चित्रण आपको मिल जाएगा। उनकी जो लाइन है वो इंग्लिश में है। कहते हैं इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट इज द एज ऑफ विजडम, इट इज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट इज द इपोक ऑफ बिलीफ, इट इज द इपोक ऑफ इनक्रेडिबिलिटी। अभी आप किसी से बहस करेंगे अयोध्या में मंदिर बनने के सबब, आप सारी तर्क से समझा दीजिए। मैं पूना में था, एक गाड़ी से जा रहा था, ड्राइवर से बातचीत हुई। मैंने कहा क्या कि कोर्ट क्या निर्णय दिया? कोर्ट जो निर्णय दिया वो प्रमाण दिया, विश्वास था। बाकी 2 जगह जो हो रहा है उस पर तो इरफान मुरीद कहते हैं क्या कि ठीक है तोड़ दो, जब वहां पर था तो तोड़ दो। तो क्या था वहां पर सिर्फ एक लाइन की बात थी, क्योंकि हिंदुओं का विश्वास है वहां मंदिर बनना चाहिए। मैं भी मंदिर बनने का कोई विरोधी नहीं हूं, मंदिर बने, एक मंदिर बने तो, लेकिन विश्वास है तो बनना चाहिए। और जो जज थे वह जज सिग्नेचर नहीं किए, बात कहां तक सही है झूठ है सुने वाले हैं, वो जज सिग्नेचर नहीं किए, बिलीफ के आधार पर जो है, क्योंकि प्रमाण तो मिला नहीं। मेरा कहना है कि आप सारी बहस से समझा दीजिए, बाबर गया नहीं, वहां नहीं गया, कोई बात नहीं सुने, क्योंकि उनका विश्वास है। तो लास्ट में आपसे पूछेंगे आप हिंदू है कि नहीं? हमसे वही पूछा कि सर आप हिंदू है कि नहीं? हम तो बिल्कुल है। क्या आशा है? कहा कि राम मंदिर बनने दीजिए। लास्ट में पूरा कंक्लूजन यही ड्रॉ किया। हम रोक रहे हैं क्या? बन रहा, लेकिन धर्म को राजनीति से नहीं मिलाना चाहिए। तो यह जो विश्वास है, यह विश्वास आज कैसा विश्वास है कि आपसे एक ही सवाल पूछेगा कि आप मंदिर के पक्ष में हैं कि नहीं पक्ष में। तो वही कहते हैं ये चार्ल्स डिकन कि इट इज द इपोक ऑफ बिलीफ, इट इज द इपोक ऑफ इनक्रेडिबिलिटी, इट इज द सीजन ऑफ लाइट, इट वाज द सीजन ऑफ डार्कनेस, इट इज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट इज द विंटर ऑफ डिस्पेयर। कहने का मतलब है यह सबसे अच्छा समय है। अच्छा समय क्या है? पूरे दुनिया में जो बातें दब गई थी, बातें क्या दब गई थी? अब फिलिस्तीन पर कोई चर्चा नहीं होता। उनका जो अल अक्सा मस्जिद है, वह मस्जिद को वहां इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर वह कह रहा था क्या कि अब मस्जिद को भी जमुदेज कर दे, खत्म कर दे, उसका बार बार अपवित्र कर रहे थे। तो ये जो है वहां पर चल रहा है, लेकिन इजराइल पर हमला करने लोग को तो झेलना है, लड़ना है, बिना लड़े तो हो नहीं सकता। लेकिन पूरी दुनिया आज एकजुटता दिखा दिया कि अमेरिका को भी कहना पड़ रहा है, वह उसको दबाव। आप जो कविता पहले पढ़ रहे थे नॉर्मन की, उस कविता में वह कहता है क्या कि अमेरिका में आज अमेरिका स्वयं डिसीजन इजराइल के बारे में लेता है, इजराइल के लोगों के दबाव में है और उसके दबाव में वह वहां पर डिसीजन लेता है कि क्या होना चाहिए। यह जो समय है, यह समय, और इसी को दूसरे कहते हैं क्या, विलियम मॉरिस, कि जो मजबूत लोग हैं वह छोटे को कुचल, बहुत पहले कहे थे। इसको अम्बेडकर अपनी किताब में नोट किए हैं। The great tearing down the little, the strong beating down the weak, cruel men fearing not, kind men daring not, and wise men caring not. विलियम मॉरिस। मैं इसका अनुवाद नहीं कर पाया, गुजरात में मैंने देखा था, लेकिन अम्बेडकर कहने का मतलब क्या है कि आज समय कैसा है कि जो आज सही आदमी है वह बोल भी नहीं सकता है, अपनी बात को कह नहीं सकता है।
आपको घेर लेगा समाज में और आपको कहेगा क्या कि नहीं ये बात गलत है, आपको मानना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। यह एक ऐसा दौर है, इस दौर में यह एक बहुत बड़ी चर्चा है और सचमुच फिलिस्तीन इस किताब के बहाने यह जो हम लोग आज शहरों में करते थे, आज यहाँ पर गांव में हो रहा है, आप लोगों के बीच में हो रहा है। लेकिन एक चीज है क्या कि जो फिलिस्तीन में अभी तक 7 अक्टूबर से मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, 7 अक्टूबर के बाद घटना जो यह एक नकवा था, यह प्रलय था जो हुआ। तब से लेकर के अब तक मैं गूगल में सर्च कर रहा था, 13 कवि मारे गए और उन 13 कवियों में 13 कवि, तो उन कवियों को हम लोगों को कम से कम यहाँ पर और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहिए। जो वहाँ पर बच्चे मारे गए हैं, उन 30,000 35,000 लोग मारे गए हैं, उसमें 15 कवि जो है 15,000 से ज्यादा सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ध्यान दीजिए, फिलिस्तीन ने भी हमला किया। फिलिस्तीन के हमला और इजराइल के हमला में एक गुणात्मक फर्क है। एक गुणात्मक फर्क क्या है? जब इजराइल हमला करता है तो वहां का सामान्य नागरिक, औरतें, बच्चे ये मारे जाते हैं। और 7 अक्टूबर को मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूं, या तो व्यवस्थापूर्ण, जब आदमी को विवश दे दीजिएगा तो वह क्या करेगा, लेकिन उसमें छोटे छोटे बच्चे नहीं मारे, औरतें नहीं मारी गई वहां पर। ये दोनों के लड़ाई का नेचर अलग है, ये नेचर को समझना पड़ेगा। वह आतताई है, यह अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, यह अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। ये दोनों लड़ाई में अंतर है, यही बात यहां पर है। तो इस फर्क को समझना चाहिए। और इस फर्क के साथ जो 13 मारे गए, उसमें 6 दिसंबर को जो एक कवि मारे गए, वहां के बहुत बड़े कवि थे, अल तहरीर कवि को आप प्रोग्राम खत्म होने से जो लोग मारे गए हैं उसके प्रति श्रद्धांजलि जरूर कीजिएगा और इसको दर्ज कीजिएगा। इतना ही बात करके मैं अपनी बात धन्यवाद सुनील जी, आपने फिलिस्तीनी कविता, उसके अनुवाद, यागविन की किताब और हमारे अपने देश और समय की वर्तमान परिस्थितियों को दर्ज करते हुए बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं और उसके राजनीतिक सामाजिक आशयों को समझने का एक प्रयास किया है और वो सारी बातें हम लोग के बीच रखी हैं। अब मैं चाहूँगा कि अजय जी अपनी बात रखें अनुवाद की रचनात्मकता के संबंध में। अजय कुमार। आप लोगों ने बहुत सुना, बहुत कुछ समझा। बात है रचनात्मकता की, तो फ्रांस का एक उपन्यासकार हुए थे चार्ल्स डिकेंस, जिसके बारे में उन्होंने बताया अपने लिए। उनकी 2 किताबें थी। एक किताब थी जिसका नाम है टेल ऑफ टू सिटीज और दूसरी जो किताब थी थंडर ऑफ बालू। टेल ऑफ टू सिटीज के आधार पर एक हमारे मित्र थे, अब दिवंगत हैं, रामकृष्ण पांडे, उनसे परिचय मेरा पुस्तक मेला में हुआ था। उन्होंने एक कविता का अनुवाद किया था जिसका नाम है जैतून के पेड़। तो जैतून के पेड़ का पाठ हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे पूरा रचनात्मकता स्पष्ट है। मैं स्वेटर नहीं बुनता क्योंकि मेरे पीछे वे लोग लगे रहते। मंत्री मैं कागज नहीं रख सकता, मैं अपने यादों को घेरूंगा अपने आंगन में जैतून के पेड़ का। मैं उस पर कड़वी सच्चाइयाँ उकेरूंगा अपने चुराए गए संतरों का बाग और अपने मृतकों को नष्ट कर दी गई कब्रों के लिए अपने प्यार और चाहत को उकेरूंगा। मैं अपनी सारी कोशिशों को उकेर दूंगा ताकि इन्हें याद कर सकूं उस समय जब विजय का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं उकेर दूंगा उस समय चुराई गई जमीन का हिसाब और नक्शों में अपना गांव, घर और पेड़ जो ला दिए गए या उखाड़ दिए गए। सबसे ऊपर मैं उकेरूंगा उस त्रासदी की हद, गोलाबारी और कलह जिसे मैं आज भी महसूस करता हूँ।
मैं सूर्य के संकेतों और चंद्रमा की पुकारों को उकेर सकता हूँ और एक उदास कुएं पर पदार्थों की स्मृतियाँ भी उकेर सकता हूँ। स्मृति के लिए, सब के लिए मैं सब कुछ उकेरता रहूँगा अपने आंगन के जैतून के पेड़ पर। से आग्रह है, जिनका एक का नाम है यादवेंद्र जी और उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, अंचित जी से, कि एक फरवा पुराण की आत्मकथा है माउंटेन जर्नी, उसका अनुवाद यदि आप दोनों के द्वारा हो जाए तो हिंदी भाषी बहुत इतना कर सकते हैं। लेखकों का परिचय देने की भी लोगों ने बात कही है। यहाँ स्थानीय निवासी हैं, प्रगतिशील लेखक संघ औरंगाबाद से जुड़े और कई सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो मैं परिचय बता दूं कि यादवेंद्र जी हिंदी के बहुत अच्छे आलोचक और समीक्षक, अनुवादक हैं और अनुवाद की कई किताबें इन्होंने विश्व साहित्य से हिंदी के लिए अनुदित की हैं। और अभी जो इस कार्यक्रम में लोकार्पित हुई किताबें दो, उन दोनों के अनुवाद में इनकी भूमिका है। घर लौटने का सपना और कविता का काम, आंसू पोंछना नहीं। और दूसरे जो अभी सुनील जी थे, बिहार राज्य प्रगतिशील लेखक संघ राज्य इकाई के कोषाध्यक्ष हैं और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर बेहद मुखर रहते हैं। और जैसा कि उनके वक्तव्य में भी आप लोगों ने इसे रेखांकित किया होगा। और अजय जी जो हैं, वो जनवादी लेखक संघ जिला इकाई गया से जुड़े हुए हैं और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। और इस कार्यक्रम के अंतिम वक्ता अंचित पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाते हैं और अनुवाद का बहुत सारा काम हाल के दिनों में कई सारे ब्लॉग्स और कई सारे वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। और इनकी कविता की 2 किताबें भी प्रकाशित है। मैं चाहूँगा अंचित अनुवाद की रचनात्मकता और फिलिस्तीनी कविता के संदर्भ को रेखांकित करते हुए अपनी बात हम लोगों के बीच साझा करें। युवा कवि अंचित। प्रत्युष भाई, आदरणीय मंच, यहाँ मौजूद सभी वरिष्ठगण, साथी, बहुत ही विस्तार से वरिष्ठ वक्ताओं ने फिलिस्तीन के परिप्रेक्ष्य में, फिलिस्तीन के संदर्भ में और अनुवाद के संदर्भ में बात की है और मोटा मोटी सारी बातें लगभग इसमें आ गई हैं। कुछ बातें मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा। एक तो क्या फिलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसको नरसंहार शब्द का इस्तेमाल वो नहीं कर रहा है, लेकिन ये चाहिए कि हम नरसंहार शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि घिरी चार दीवारी के भीतर और निहत्थे लोगों पर, बच्चों पर जो 30,000 लोग मारे गए हैं, उसमें से अधिकांश लोग बच्चे हैं और औरतें हैं। सो बाहर से जाकर जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन के हथियार, उनके बम, उनके जहाज का इस्तेमाल कर इन सारे लोगों पर बम जो बरसाए जा रहे हैं, इन निहत्थे लोगों पर, मुझे लगता है कि हम सभी को पहले तो खुलकर ये कहना चाहिए कि ये नरसंहार हो रहा है और ये देखने की कोशिश करनी होगी कि कैसे जो मानव सभ्यता का इतिहास है वो नरसंहारों का भी इतिहास है। और फिर ये देखना भी बड़ा रोचक है कि जो नरसंहारों का इतिहास है उसी के साथ साथ, उसी के बिल्कुल पैरेलल प्रतिरोध का भी एक बहुत समृद्ध इतिहास है, एक बहुत बड़ी संस्कृति है। यह भी देखना बड़ा रोचक है कि मानव इतिहास में कभी भी जब जुल्म बढ़ जाते हैं तो प्रतिरोध भी खुद ही खुद कैसे बढ़ जाता है। और विस्तार से इस फलक में मैं फिलिस्तीन को देखने की कोशिश करूंगा। एक बात तो हम लोग ये करें और थोड़ा यादवेंद्र, चूंकि ये पुस्तक बहुत जरूरी पुस्तक है और अनुवाद का जो रचनाकर्म यादवेंद्र करते रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी विस्तार से बात होनी चाहिए। अनुवादक का काम क्या है और हम लोग अपने बीच, हम सारे लोग अपने बीच किस तरह से अनुवाद का काम संपन्न कर सकते हैं और उसका क्या फायदा होगा, इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा। तो जो पहली बात मैं कहना चाहता हूं, एक जर्मन थिंकर हुए, जब नाजियों द्वारा यहूदियों पर अत्याचार किया जा रहा था, उनकी भी नृशंस हत्याएं हो रही थी, उस समय ओदोर्नो इन थिंकर का नाम है, इनको जर्मनी से अमेरिका भागना पड़ा। जब ये अमेरिका से वापस लौटे और इन्होंने देखा कि कितने सारे यहूदी नाजियों ने मार दिए, तो उन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि ऑश्विट्ज के बाद, वो जगह जहां ये गैस चैम्बर थे जहां यहूदियों को मारा गया, इन्होंने कहा कि ऑश्विट्ज के बाद कविता संभव नहीं है।
कविता क्या करेगी। इस तरह का एक विभत्स दृश्य था इनके सामने कि इनको समझ नहीं आया कि अब साहित्य की भूमिका क्या होगी, कविता की भूमिका क्या होगी। तो ऐसी स्थितियों में कविता क्या करेगी, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण अभी जो वर्तमान फिलिस्तीनी कविता है, वर्तमान से मेरा मतलब जो पिछले 1948 से लेकर अभी तक की जो फिलिस्तीनी कविता है, उसने ये दिखाया है कि कविता क्या काम करेगी, कविता कैसे काम करेगी। 30,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं 7 अक्टूबर से लेके अभी तक। जिन कवियों के अनुवाद इस किताब में हैं और भी जो फिलिस्तीनी कवि हैं जिनकी कविताएं हम पढ़ रहे हैं, ये समझना पड़ेगा कि ये इनकी आखिरी कविताएं हैं। रात में इंस्टाग्राम पर एक कवि कविता पोस्ट करता है और सुबह उसके घर पर बम गिराया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि इस कवि को यह पता नहीं है कि हो सकता है कि वो कल रहे कि ना रहे, वो कल का दिन देखे या ना देखे। ऐसी चरम स्थिति में, ऐसी विभत्स स्थिति में जब जान का खतरा हो, उस समय कविता लिखने का क्या मतलब है, ये सोचने वाली बात है। और इससे ये पता चलता है कि कविता में शक्ति क्या है, साहित्य में शक्ति क्या है। तो ये एक सोचने वाली बात है। फिर फिलिस्तीन की जो संस्कृति है, उससे जुड़े भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से कवि हैं, कैसे कवि हैं और इन कविताओं का क्या था। तो फिलिस्तीन की संस्कृति में कविताएं रची बसी हैं। ये बहुत रोचक है, दरवेश का नाम हम लोगों ने बार बार लिया। ये बहुत रोचक है कि दरवेश की कविताएं सिर्फ यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ी जाती थी। अपने तमाम जीवन दरवेश बाहर रहे और दरवेश की कविताएं सिर्फ यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ी जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि एक खास पढ़ाई लिखाई वाले लोग ही उन कविताओं को पढ़ रहे होते थे। समान रूप से किसान जब खेत में काम कर रहे होते, फिलिस्तीन में दरवेश तो वतन बदल हो चुके थे, तो किसान जो खेत में काम कर रहे होते वो दरवेश की कविताएं गाया करते। जो छात्र इंतिफादा का मोर्चा संभाले हुए थे, जो प्रतिरोध कर रहे थे, वो दरवेश की कविताएं पढ़ते थे। जो मजदूर शहरों में काम कर रहे थे, विस्थापित होकर फिलिस्तीन से जो लोग यूरोप में बसे और अमेरिका में बसे, जिनको बिल्कुल दोयम दर्जे का जीवन जीना पड़ा, उनको कभी सम्मान नहीं मिला। जब आप वतन बदल कर दिए जाते हैं तो आपकी एक लड़ाई अपनी पहचान की और एक लड़ाई अपने सम्मान की भी लड़ाई होती है। वो मजदूर जो शहरों में काम कर रहे थे, बंदरगाहों में काम कर रहे थे, वो भी दरवेश की कविता पढ़ रहे थे और अन्य फिलिस्तीनी कवियों की कविताएं पढ़ रहे थे। और ये साथ में एक ऐसी सामूहिकता का निर्माण कविता कर रही थी जो सामूहिकता प्रतिरोध की संस्कृति को, आदमी होने की संस्कृति को बढ़ावा देती है। तो ये बड़ी बात है कि ऐसी कविता लिखना, ऐसी कविताओं में बात करना जो किसानों, मजदूरों, छात्रों सबको एक साथ जोड़ रही थी। वर्तमान समय में बहुत चंद कवियों का नाम इस तरह से लिया जा सकता है और बहुत कम संस्कृतियों का नाम इस तरह से हम लोग या उनकी सूची बना सकते हैं जहां कविताएं इस तरह की सामूहिकता का निर्माण कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्रतिरोध है। ये सोचने वाली बात है कि पूंजीवादी समय में जब लगातार आपका विभाजन हो रहा है, आप क्यूबिकलों में बंद हो रहे हैं, जब आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या आप कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको लगातार सीमित किया जा रहा है, आपको अकेला किया जा रहा है। वहां कविता ये काम कर रही है कि एक सामूहिकता का निर्माण कर रही है, आदमी को आदमी से जोड़ रही है, आदमी को आदमी बना रही है। फिलिस्तीनी कविता जो है वो ये काम सबसे पहले तो करती है। विश्व परिदृश्य में अगर देखा जाए तो दरवेश और अन्य फिलिस्तीनी कवियों के साथ जो नाम मेरी समझ में आते हैं, एक नाम तो फैज का है, जो यहां से वहां तक भाषाओं के पार, फूड हैबिट्स के पार, सोचने समझने के जो एक्सपोजर हैं उनके अलावा भी एक बहुत बड़ी सामूहिकता का निर्माण करती है। फैज की कविता, नेरुदा की कविता, उस परंपरा में वर्तमान समय में बिल्कुल अभी फिलिस्तीनी कविता है। तो एक चीज जो हिंदी को सीखनी है फिलिस्तीनी कवियों से, वो ये है कि एक सामूहिकता का निर्माण कैसे हो। क्योंकि हिंदी का जो समाज है, जो हिंदी पट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कई तरह के विभाजनों से बना हुआ है और यहाँ सामूहिकता की कमी है। ये हम लोगों को मान लेना चाहिए, ये एक्सेप्ट करने की चीज है। जब तक हम लोग ये मानेंगे नहीं कि इस सामूहिकता की कमी है, तब तक उस सामूहिकता के निर्माण की तरफ काम नहीं हो सकेगा। ऐसे आयोजन भी इस निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
तो जब तक ये फिलिस्तीन की कविता, चिले की कविता या फैज की कविता हम तक हमारी भाषा में नहीं पहुंचेगी, ये सामूहिकता कैसे बनेगी, इसके बारे में सोच पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये एक काम है जो कविता करती है, पहला काम जो हम लोग फिलिस्तीनी कविता से सीख सकते हैं और जो इस किताब के महत्व को भी स्थापित करती है कि हर आदमी एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे को आदमी समझे। ये बहुत छोटी सी चीज है और इसका ही सबसे ज्यादा ह्रास अभी के समय में हुआ है, इसी की सबसे ज्यादा कमी है। अभी हम लोग जगह बनाकर बात करते हैं, ऊंचाई से बात करते हैं, अगले को नीचे देखते हैं और ये संस्कृति की वजह से, इसमें किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का दोष नहीं है, हमारे समय ने हमको ऐसा बनाया हुआ है। तो एक तो काम ये है। दूसरा काम जो फिलिस्तीनी कविता कर रही है और जो हर समय की महान कविता ने किया है वो ये है कि उसने दर्ज किया है अपने समय को, उसने याद रखा है। याद रखना क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी सोचने की बहुत जरूरत है। याद रखना इसलिए जरूरी है कि अगर आप अपना इतिहास याद नहीं रखेंगे, अगर आप ये याद नहीं करेंगे कि आपके पूर्वज, आपके पहले आए लोग शोषित थे, तो जो भी इतिहास लिखा जाएगा वो तो विजेताओं का इतिहास होगा, उसके बरक्स प्रतिरोध खड़ा नहीं हो सकेगा। तो याद रखना बहुत जरूरी है। ये कवि जो मारे गए या जिनकी आखिरी कविताएं भी इस किताब में हैं, वो याद कर रहे हैं, वो दर्ज कर रहे हैं कि एक जगह है फिलिस्तीन। अगर ये दर्ज होना नहीं हो रहा होता तो इजराइल जिस तरह से काम कर रहा है 1948 से, या जो अमेरिकी तंत्र काम कर रहा है पिछले 150 साल से, फिलिस्तीन जैसी कोई जगह नहीं होती। ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां से रिसोर्स निकाले जा सकते, संसाधन निकाले जा सकते और उनको अमेरिकी फैक्ट्रियों में ले जाकर डॉलर बनाए जा सकते। ऐसी हर जगह को अमेरिका ने अभी तक मिटा दिया होता, साम्राज्यवाद ने अभी तक मिटा दिया होता। तो दर्ज करने से एक प्रतिरोध पैदा होता है और तरह तरह से फिलिस्तीनी कविता को दर्ज किया गया है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और मैंने जिस कवि पे पीएचडी की है वो एक कश्मीरी कवि है, आगा शाहिद अली उसका नाम है। उसने कश्मीर की समस्या के बारे में अंग्रेजी में लिखा है और कश्मीर का समय, कश्मीर की जो दिक्कतें हैं, वहां की जो समस्याएं हैं, उसको उसने अंग्रेजी में दर्ज किया है। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि फैज और दरवेश या अन्य कवि भी जो प्रतिरोध के कवि हैं बार बार आगा शाहिद अली की कविताओं में आ जाते हैं। एक परंपरा का निर्माण ऐसे भी होता है, ऐसे भी चीजें जुड़ती हैं, ऐसे भी एक सामूहिकता का निर्माण होता है। तो कविता जो है वो हमारी सामूहिकता को बनाएगी, साहित्य जो है वो हमारी सामूहिकता को बनाएगा, हमें एक करेगा। इसलिए ये किताब महत्वपूर्ण है कि वहां की चीजें यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ की चीजें भी वहां जाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि जब आप लिखेंगे तो आप दर्ज करेंगे। जो आपको लग सकता है, जाहिर है लगे कि बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे दरवेश की कविताएं या कुछ कविताएं इस संग्रह में भी हैं। आप दरवेश अपने बचपन के बारे में लिखता है। यादवेंद्र एक कविता का जिक्र कर रहे थे, मैंने सीखे तमाम शब्द, वो जो कोटेशन है, वो जो पंक्ति जो उस कविता में आती है, मैंने सीखे तमाम शब्द, फिर उनको तोड़ा, जोड़ा, मोड़ा और उन सभी शब्दों से एक शब्द बनाया, घर। वो कविता है। तो आप बहुत छोटी चीजों के बारे में भी कभी कभी लिखते हैं, तो उन चीजों को दर्ज करते हैं जो सत्ता नहीं चाहती, जो साम्राज्य नहीं चाहता कि लोगों की स्मृति में रहे, क्योंकि इन छोटी चीजों के बारे में लिखने से भी एक संवेदना पैदा होती है। आपका मनुष्य होना इन छोटी छोटी चीजों से ही तय होता है। तो कविता का दूसरा काम जो है वो है दर्ज करना, और इसीलिए इन कविताओं की जरूरत है और इसीलिए इन कविताओं के बहुत फैलने की जरूरत है और इनके अनुवाद होने की जरूरत है। इसीलिए भी इस किताब का महत्व बढ़ जाता है। और थोड़ा सा मुझे इस पर भी बात करनी चाहिए कि हिंदी समाज में कैसे अनुवाद को दोयम दर्जे का काम समझा जाता है, और फिर मैं ये कहूं कि आगे हमारे क्या चैलेंजेस हैं। अनुवादक का काम बहुत कठिन है। पहले तो एक हमारी संस्कृति है, हिंदी समाज में हम लोग अनुवादक को उस तरह का महत्व नहीं देते जैसे कवि को या लेखक को देते हैं। अनुवादक हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक रहता है, उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि उसको लेखक या कवि के बरक्स समझा जाए। जैसे अनुवाद का काम बहुत आसान हुआ, लेकिन और अनुवादक जब भी अनुवाद करता है तो वो थोड़ा हारता है। कैसे हारता है? उसको हारा हुआ काम करना है। अनुवादक कितना भी अच्छा काम करेगा वो असफल ही रहेगा। किस तरह से
कि वो एक दूसरी संस्कृति को अपनी भाषा में लाने की कोशिश कर रहा है। और आप जब एक दूसरी संस्कृति को अपनी भाषा में लाने की कोशिश करेंगे तो चीजें छूटेंगी। मसलन इसमें इस संग्रह में जो कविताएं हैं, कई कविताएं अरबी से ली गई हैं। अरबी भाषा का अपना एक संगीत है, अरबी भाषा की अपनी लय है, और वहां संस्कृति, अरबी संस्कृति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जब तक हिंदी में आएंगी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा। इसका एक उदाहरण मैं कक्षा में हमेशा देता हूँ। मैं जब अनुवाद पढ़ाता हूँ तो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि आप समोसा का हिंदी में अनुवाद करें, आप अंग्रेजी में अनुवाद करें, माफ कीजिए। अब आप समोसे को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, आप कैसे कहेंगे? तो जो बहुत फैंसी और तेज तरार लड़के होते हैं वो कहते हैं समोसा माने रिजोटो। मेरे जैसे आदमी ने जिंदगी में रिसोटो नहीं देखा है, समोसा देखा है, अब रिजोटो पता नहीं क्या होता है। कुछ लोग होंगे वो फ्रेज बनाने लगते हैं कि समोसा वो चीज है जिसमें आटे में आलू भरते हैं, अंग्रेजी में यह बात कहते हैं। लेकिन समोसा ठीक हिंदी से दूसरी भाषा में कैसे जाएगा? अंग्रेजी के पास कोई शब्द ही नहीं है। तो अब जब एक अनुवादक एक ऐसी कविता का अनुवाद करने बैठे जिसमें समोसा आता हो, जैसे संजय कुंदन की एक कविता है समोसे पे, तो अगर समोसा आता हो उस कविता में और उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो आप कैसे करेंगे? आप नहीं कर सकते, चीजें छूटेंगी। तो अनुवादक जो काम कर रहा है वो पहले तो वो हार रहा है, वो असफल काम कर रहा है, बावजूद इसके वो श्रम करता है। क्यों श्रम करता है? क्योंकि उसको लगता है कि जो पूरी तरह से छूट जाएगा उसमें से कुछ हमारी तरफ आ सके। जैसे पुराने जमाने में रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं मिलता था, तो होता क्या था कि चमड़े की थैली होती थी जिसको मशक कहते थे या मशक कहते थे। उस मशक में पानी भर के लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, और ले जाते हुए चूंकि वो चमड़े की थैली होती थी तो चमड़े की कुछ गंध, चमड़े का कुछ स्वाद उस थैली में आ जाता था। अनुवादक जो है वो उस चमड़े की थैली की तरह है, उसको एक जगह से मरुस्थल में पानी भरना है और दूसरी जगह दूसरों को पिलाने ले जाना है। और वो जोड़ता खुद की तरफ से यही है कि जो थोड़ा सा उस थैली की जो गंध होती है, उस थैली का जो स्वाद होता है वो थोड़ा बहुत आ जाता है। तो इसलिए अनुवाद कर्म बढ़ा है, क्योंकि अपना कुछ नहीं है उसमें, दूसरे का है और दूसरों तक पहुंचाना है, अपने से बाहर होकर देखना है। इसीलिए भी अनुवाद जरूरी है। एक चीज और होती है, जब कोई अनुवादक अनुवाद करता है तो उसकी राजनीति का पता चलता है। रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों की बात हो रही है, ये दोनों बातें सही हैं। एक चीज और है, आप क्या अनुवाद करते हैं ये आपकी राजनीति भी बताता है। जैसा यादवेंद्र सर शुरू में कह रहे थे कि आजकल फैशन है कि जिसको नोबेल मिला, जिसको बुकर मिला, उन किताबों के अनुवाद करिए, क्योंकि उनका एक मार्केट होता है। हालांकि हिंदी में यह बाजार तो बड़ा सीमित किस्म का बाजार है, और लेकिन एक बाजार तो बन रहा है, अंग्रेजी की देखा देखी बन रहा है। अंग्रेजी में अगर आप बुकर पुरस्कार देखें तो पिछले 5-7 साल से बुकर पुरस्कार जो है 2017 से लगभग अनुवाद की हुई किताबों को ही मिल रहा है, अनुवादित कृतियों को ही मिल रहा है। तो तय कैसे होता है कि कौन सी कृति का अनुवाद हुआ है? वो तय करता है कि कौन सी किताब का पश्चिमी बाजार में कौन सी किताब की डिमांड है या डिमांड नहीं है। एक उससे भी अनुवादक की राजनीति पता चलती है, और एक इससे भी पता चलती है कि एक ऐसी समस्या, एक ऐसा नरसंहार जो हम सबके जीते जी हो रहा है, उस नरसंहार के दौरान एक अनुवादक ये तय करता है कि नहीं, मुझे इस सामूहिकता में जहां मैं मोर्चे पर जाकर लड़ नहीं सकता, मैं क्या काम करूंगा। तो वो फिलिस्तीनी कविताओं का अनुवाद करता है। वो उन लोगों की बात जो अरबी में जो बात कह रहे हैं, जो अब नहीं रहेंगे, उन लोगों की बात एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में पहुंचा रहा है। तो वो साथ खड़ा हो रहा है, और अभी जैसा समय है साथ खड़ा होना बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा समय जो है विस्थापनों का समय है। हम सारे लोग अपने अपने घरों से, जैसे जो जैतून का पेड़ है, दरवेश के आंगन में यह जैतून का पेड़ था, दरवेश का जो गांव था वो गांव अब नहीं है नक्शे पर। इजरायलियों ने उस गांव पे कब्जा किया और उस गांव के सारे लोगों को विस्थापित करके उस गांव को नेस्ता नाबूद कर दिया। बहुत वर्षों के बाद जब दरवेश फिलिस्तीन वापस लौटे
और उस जगह गए जहां उनको अपना गांव देखना था, तो वहां उनको अपने गांव का एक निशान भी नहीं मिला। तो आप न सिर्फ जगह से विस्थापित हुए, आप अपने समय से भी विस्थापित हो गए। मतलब उनकी स्मृति में एक ऐसी जगह है जिसको वो घर कहते हैं, लेकिन वहां धरती पर मौजूद होते हुए न समय में जाया जा सकता है, न स्थान में जाया जा सकता है। तो अब एक ऐसी स्थिति में, एक इस तरह की परिस्थिति में, एक ऐसी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं जहां सिर्फ विस्थापन है। अनुवाद क्या करेंगे, कविता क्या करेगी, साहित्य क्या करेगा कि ऐसे तमाम लोगों को, क्योंकि हम सारे लोग इसी तरह के लोग हैं, सब अपने अपने समय से बेदखल कर दिए गए हैं, अपनी अपनी जगहों से बेदखल कर दिए गए हैं, नौकरी की तलाश में या अन्य मजबूरियों की वजह से न सिर्फ समय से बेदखल हैं, जगह से भी बेदखल हैं। अनुवाद, साहित्य और कविता क्या करेगी कि हम बेदखलों का एक देश बनाएगी, जहां हम सबके दिमाग में जो हमारे आदर्श देश हैं वो दर्ज होंगे, वो हमारी स्मृतियों में जिंदा रहेंगे। दरवेश ताउम्र यही काम करते रहे, अन्य फिलिस्तीनी कवि ताउम्र यही काम करते रहे। इसी संग्रह में संभवतः वो कविता है जिसमें या इसमें शायद नहीं, एक फिलिस्तीनी कविता है, वो कवि मारा गया, उसने कहा कि उम्मीद कैसे खोजनी है, इसके बारे में उसने बात की। तो उसने कहा कि एक पतंग बनाना, कपड़ा लेना, धागा लेना, एक पतंग बनाना और उस पतंग को ऐसा उड़ाना आसमान में कि कोई बच्चा अगर नीचे से उस पतंग को देखे, उस सफेद पतंग को उड़ता हुआ, तो वो ये सोचे कि आसमान से कोई फरिश्ता अच्छी खबर लेकर आ रहा है। साहित्य, कविता ये सारे काम करेगी और इसीलिए हमें अनुवादों के बारे में सोचना चाहिए, हमारे अपने आसपास के अनुवादों के बारे में। मगही, मैथिली, भोजपुरी, इन भाषाओं से भी अगर में फिलिस्तीनी कविता का अनुवाद हो, और इसमें हिंदी अब एक महती भूमिका निभाएगी, क्योंकि हिंदी वो बफर लैंग्वेज होगी, वो बीच की भाषा होगी, जिससे मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि क्षेत्रीय भाषाओं में अब फिलिस्तीनी कविता पहुंच सकती है। और इसका ठीक उल्टा होना भी जरूरी है कि मगही, मैथिली, भोजपुरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं की कविता हिंदी और हिंदी के जरिए अंग्रेजी तक पहुंचे, तभी उस सामूहिकता का निर्माण होगा जिसकी आज के समय में जरूरत है। तभी किसी सत्ता से, किसी साम्राज्य से आंख में आंख डालकर बात की जा सकेगी, और मुझको लगता है साहित्य यही काम करेगा। तो अंत में मैं सत्येंद्र सर को और प्रगतिशील लेखक संघ को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक इतना बढ़िया आयोजन यहाँ आयोजित किया, और मैं यादवेंद्र सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी जरूरी किताब वो हमारे बीच लेकर आए। धन्यवाद। जी, आपने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा को आगे बढ़ाया। अनुवाद की रचनात्मकता, फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष और अनुवाद में कविता कहाँ है और उस कविता में कितना हमारा देश, काल, समय बोल रहा है, इस पर आपने अपनी बात की। मैं यहाँ दो बातें कहना चाहूँगा। विजय कुमार जी ने अपने एक लेख में कहा था कविता के अनुवाद के बारे में कि कविता वही है जो अनुवाद में खो गई, और बाद में वो एक दूसरे का कोटेशन देते हैं कि कविता वह है जो अनुवाद के बाद भी बची रहती है। तो इन दो अंतर्विरोधों के बीच कविता के अनुवाद के अपने खतरे हैं। कविता का अनुवाद दो भाषाओं के बीच पुल बनाता है, दो संस्कृतियों के बीच पुल बनाता है, दो समाजों के बीच पुल बनाता है। और आज इस पुल को बनता और बढ़ता हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इतने लोग हैं कोइलवा गाँव में, तो यह बहुत सुकूनदायी है कि फिलिस्तीनी जनता के उस संघर्ष के साथ हम लोग यहाँ खड़े हैं, कविताओं के बहाने, अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के बहाने। तो यह विचार सत्र यहाँ समाप्त होता है। सत्येंद्र जी अपनी बात 2 मिनट रखेंगे, उसके बाद 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग काव्य पाठ के लिए तैयार होंगे। सत्येंद्र जी। बात नहीं करें, बहुत अच्छी बातें हमारे बीच आई हैं, बहुत विस्तार के साथ उन्होंने कविता के बारे में बातचीत की है। सिर्फ ये 2 किताबें हैं। मैं बता रहा हूँ कि फ़लस्तीन के पक्ष में हम यहाँ खड़े हैं, इसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर में जहाँ भी प्रतिरोध की ताकतें हैं उनके साथ हम खड़े, हम साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े हैं, ये हम यहाँ से कहते हैं। और ये इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ तमाम लोग वैसे लोग हैं जो मार्क्सवाद में आस्था रखते हैं, जो कब कहीं ना कहीं कम्युनिज्म पर जिनका विश्वास है और जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जब तक ये साम्राज्यवाद है उसको खत्म करने के लिए, हराने के लिए मार्क्सवाद ही मेरे पास वो
ताकत है जिसके बल पर हम पूरे साम्राज्यवादी ताकत के अंतर्विरोधों को भी समझते हैं और पूरे पूंजीवाद के लक्षण को भी समझते हैं। साथ ही ये दो किताबें इन्होंने अभी कविता पे बातचीत में इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि वहाँ कविता के अलावे थिएटर के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से या लिटरेचर जो कहानी गद्य है उसके माध्यम से भी प्रतिरोध लगातार हो रहे हैं। ये दो किताबें जब मैंने पढ़ी तो मैं कुछ रोमांचित हो गया, हम तो वहाँ जा नहीं सके। ये फ्रीडम थिएटर कर वो वहाँ पर थिएटर ग्रुप है। ये जो पहला इंतिफादा हुआ था 1983 के समय में, इंतिफादा अरबी शब्द है जिसका उन्होंने साथी ने बताया कि बगावत, और 2000 में दूसरा इंतिफादा हुआ था जो उससे ज़्यादा मजबूत स्थिति में था। तो उस समय एक अरमा थी महिला जो इजराइल की थी और उनके पति फ़लस्तीन के थे, और उन्होंने जब पूरी जेनिन को ध्वस्त कर दिया गया, सारी बिल्डिंगों को ख़त्म कर दिया गया, स्कूल जिस तरह से आज स्कूलों को ध्वस्त किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज को या फिर हॉस्पिटल्स हैं उसको नष्ट किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, वैसी स्थिति में वहाँ उन्होंने बच्चों को लेकर स्टोन थिएटर शुरू किया था। क्योंकि बच्चे जो थे वहाँ पर वो प्रतिरोध के रूप में जब भी किसी सैनिक को देखते तो उसकी तरफ वो पत्थर फेंकते थे, और ये वहाँ की पुरानी एक परंपरा तीसरी बन चुकी है। तो उसको लेकर इन्होंने स्टोन थिएटर शुरू किया, और जो बच्चे उन कैंपों में रहा करते थे जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, न बिजली थी न पानी था, लेकिन उन बच्चों को लेकर कि उनको उनके भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए और उनके अंदर ये बगावत किस तरह से बचाए रखा जाए, इसके लिए उन्होंने ये काम किया है। और फिर थिएटर के द्वारा उन्होंने लड़कों को तैयार किया, अपने इतिहास से उनको जोड़ा, और फिर थिएटर के माध्यम से दूर दूर जाकर कई देशों में जाकर फिर बाद में उन्होंने किया। उनका नाम अरमा मरखामिस था, वो महिला थी। बाद में उनके देहांत के बाद 2006 में जुलियानो ने, उनके बेटे ने वहाँ पर फिर से उसको स्थापित किया, और 2011 में उनकी हत्या हो गई। मेरे बताने का मतलब सिर्फ ये है कि प्रतिरोध की जो ताकतें वहाँ हर जगह, वो नाटक हो, थिएटर हो। और आपको जानकर खुशी होगी 2015 के दिसंबर में यहाँ इनकी पूरी टीम को, फ़लस्तीन की टीम को यहाँ बुलाया गया, और सफदर हासमल मेमोरियल ट्रस्ट और जननाट्य मंच जैसी संस्थाएं, दूसरी वामपंथी धारा के लोग जो जुड़े थे, केरल में और भी कई शहरों में जाकर इनके लोगों से परिचय कराया गया, बातचीत की गई, नाटक किए गए, और हम अपना जो कल्चरल संबंध है उनके साथ उसको हम लोगों ने मजबूत किया। और दूसरी एक और बात बता रहा हूँ कि जो वहाँ फिल्में बन रही हैं, उन फिल्मों के माध्यम से लगातार वहाँ के चीज़ों को लोगों के सामने रखा जा रहा है। अभी एक बहुत नज़दीक में फिल्म आई है, 1 महीना पहले वो रिलीज हुई है, फरहा, नेटफ्लिक्स पर आई। इजराइल ने उसको मनाही की, नेटफ्लिक्स के ऊपर दबाव बनाया कि इस फिल्म को रिलीज नहीं करना है, लेकिन बाद में उस फिल्म को रिलीज किया नेटफ्लिक्स ने। और वो उस फिल्म को देखिए, वो 1948 के समय का जो नकबा था उस पर वो केंद्रित फिल्म है कि किस तरह से इजरायली आकर फिलिस्तीनी गाँव को ध्वस्त करते हैं, और कितने गाँव को उन्होंने ध्वस्त किया, वहाँ के लोगों को भागना पड़ा, उनकी हत्या की गई, उस पर वो केंद्रित फिल्म है। और उस समय जेनिन करके 2002 में फिल्म बनी थी, उसको रोकने की कोशिश की है, उसे प्रदर्शित नहीं करने दिया है। तो इस तरह के मैंने ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे कई साथियों ने जो विस्तार से सारी बातें बताई कि प्रतिरोध का स्वर इतना मजबूत है कि वो अब उनके खून में बहता है, और वो जानते हैं कि बिना इसके हमें कोई भी किसी भी तरह के जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं उससे लेना देना नहीं है। हमें अपना देश चाहिए, हमारी अपनी ज़मीन चाहिए, हमारा अपना घर चाहिए, और ये जब तक हम हासिल नहीं कर देते ये लड़ाई चलती रहेगी। साथियों, बस यही छोटी सी थोड़ी सी बात कहनी थी आपसे कि हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, ये एकत्रित इसलिए हुए हैं कि हम उन प्रतिरोधी ताकतों के साथ हैं, हम साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं, हम उसकी मुखालफत करते हैं, और हमारी जो एकता है और जो हमारे देश की जो पूरी नीतियां हैं, वैदेशिक नीति, वो किस तरह बदल रहा है, तो हमारी एकता ही उनको पीछे धकेलेगी। और इसी विश्वास के साथ ये कार्यक्रम भी किया गया था, फिलिस्तीन पर के समर्पित ये कार्यक्रम भी था, और साथियों का जो पूरा सहयोग मिला उसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए चाय ब्रेक के लिए हम लोग तैयार हो गए, उसके बाद कैसे कब तक आपका बंद। भारत
के बाद वाली बात। भाई भाई की तय कर इस नक्शा में, भाई की तय कर इस नक्शा में, देशक नक्शा में नहीं कोनो देश नहीं, इलाहाबाद ने मुगलसराय जमरे ताकू भेटता दीनदयाल उपाध्याय कत बौआई रेस कोर्स रोड नहीं जाए था प्रधानमंत्री निवास, सच कही तो पीएम से हो पीएस है प्रधान सेवक, दलहौजी रोड औरंगजेब रोड आप हो गए इतिहास। भला फिरोज साहब की छन योगदान, भला फिरोज साहब की छन योगदान, कहूँ तो क्रिकेट में के अरुण जेटली से भाभी योगदान। न भारत में छिभाए, न भारत में छिभाए तो जनता के बदनाम इस भक्त और राजा के नाम भगवान, हितगार में से गांधी या गोडसे घोष बुद्धिमान। न भारत में छिभाए, युवा के नहीं चाहिए रोजगार, युवा को नहीं चाहिए रोजगार, वंदे मातरम जय श्री राम से चला लेते हो अपन काज, पार्लियामेंट में कौन देखे नेता वृत्ति हो स्त्री समाज। देश में एक का इस पार्टी, देश में एक का इस पार्टी है, एक का निशान, राजा से देश अवैध संविधान, अजय से विपक्षी से देशद्रोही संतान। अहम भारत में छिभाए, जाओ बेचो अपन नैतिकता, लो जाओ अपन आत्मा बागमती के सिंचर में, कोई भी अंत्येष्टि भर लिया अपन दिमाग में, राष्ट्र धर्म राष्ट्र भावे का थीम, इन भारत छिभाए, सीख पूरा करूं नागरिकता के नवहरता, जुड़ करूं कोनो सवाल, ये देश नहीं इसको सवाल वाला देश समर्पित है। इसका शीर्षक है नशा से बहुत पहले। इन दिनों जो कहता हूं चूकता हूं, इन दिनों जो कहता हूँ चूकता हूँ, सांस को कहता हूँ सांस और पाता हूँ कि बहुत कम हो रहा है ऑक्सीजन, घुट रहा है दम। प्यास को प्यास कहता हूँ और पाता हूँ कि गहरे धसा हूँ रेगिस्तान में, चहुं ओर उड़ रहे हैं रे। नदियों के बारे में सोचता हूँ तो बाढ़ में बह गए परिजनों की स्मृति कौनती है दिमाग में, और बहुत याद आती है उस घर की जिसके बाद घर जैसी कोई चीज कभी नहीं आई जीवन में। फूलों के बारे में सोचता हूँ तो बहन की याद आती है पहले, ईश्वर के बारे में सोचने पर भी, और ईश्वर मुझे कैंसर लगता है, और फूल कीमियोथेरेपी और मृत्यु आस्था का प्रसाद। मैं ईश्वर के अस्पतालों की बात नहीं करना चाहता, और क्योंकि राजनीति के अखाड़े का यह हाल फिलहाल सबसे कारगर दाव है तो इसे छोड़ता हूँ उनके लिए ही। पहाड़ को मैंने देखा बस मंगलेश जबराल की कविताओं में, और थोड़ा बहुत अपने उस नेपाल यात्रा में जो मैंने अपने एक मित्र जैसे लड़के के साथ कभी की। उस यात्रा की स्मृति यूं तो कोई खास नहीं, लेकिन कहता हूँ पूरे होशोहवास में कि इससे ज्यादा शराब मैंने कभी नहीं पी अपने जीवन में, और सबसे ज्यादा होश में भी तभी रहा। यहाँ पूरे को अधूरा लिखना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि जब भी लिखा जाए जीवन उसके साथ लिखा जाए हमेशा अधूरा। कहना चाहता हूँ उस यात्रा में शामिल स्त्री के बारे में भी, जिसके साथ बिताई मैंने पूरी रात, उससे बहुत जल्दी थी और मेरे अनुभव संसार को कोई अनुभव नहीं था, और अपने अनुभवों से उसने जाना मुझको, उसके आत्मा पर छपे घाव से मैंने नशे नहीं किए संभार। बिस्तर पर खांसते बीमार पति के कराहों से गुजरता रहा था उसका घर। बाद उसके सपनों में दौड़ते हुए मैंने उसके छोटे छोटे बच्चे देखे, कागज पेंसिल की जगह उसके हाथ में कचरा बीनने वाले थैले देखे। भूख उसके चेहरे पर झिझिया खेल रहा था, और सपने बह रहे थे बागमती में जैसे पानी के साथ बहती जाती है गंदगी। मैंने उससे नेपाली में दी जाने वाली गालियां सीखी, और तनी हुई मुट्ठी और कांपते हुए देह के साथ व्यवस्था को उसकी भाषा में गालियां दी, और उसके आंगन से बाहर आ गया। वह आंगन अब भी हर रोज मेरे सपनों में आता है, और मुझे उसकी भाषा में गालियां बकता है हर रोज। संप्रेषणीयता की मांग बहुत बेमानी है मुझसे, उसके लिए मुझे चाहिए बहुत 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 नशा, और इसीलिए मैं गंभीरता की बात नहीं करता। गंभीरता भी हंसती है मेरी और गंभीरता पर। प्रेम, जीवन, कैरियर पर कम से कम आज कोई बात नहीं अपनी असफलताओं पर। बहुत सारी पीड़ाओं के बदले महज एक मुट्ठी सांत्वना नहीं, आत्मस्वीकृतियों के बदले में कोई क्षमा नहीं। घर जैसी किसी चीज की मांग नहीं करता अब घर से। परिजनों का परिचय अब भी पाता रहता हूँ लोगों के बर्ताव से।
प्रेम को कहता हूँ बस प्रेम और चाहता हूँ कि वो बना रहे बस प्रेम। अपनी शुभकामनाएं देना बंद करो कृपया, तुमसे कुछ नहीं कहता क्योंकि जानता हूँ इन दिनों जो कहता हूँ चूकता हूँ। धन्यवाद। नीलाम घर पटना का एक मोहल्ला है रुकनपुरा, जो बेली रोड के किनारे है। रुकनपुरा से शुरू होते फ्लाईओवर के ऊपर फर्राटे मारती गाड़ियों में नहीं, ठीक उसके नीचे जहां अंबेडकर पथ आ मिलता है, बिल्कुल वहीं भोर होते ही एक भीड़ उमड़ती है। ये मॉर्निंग वॉकर लोग नहीं हैं, न ही नकली ठहाके लगाते लोग, खाली पेट के लिए जमा खुसुर फुसुर किए जाते, ढूंढती हुई निगाह रुकने वालों पर डालते दौड़ पड़ते हैं। बोली लगने लगती है चेहरों की, नहीं खाली पेट की। कुछ चेहरे वापस लौट रहे हैं बिना नीलाम हुए, जिसका मलाल उन पर साफ दिखता है। ऐसा नहीं है कि इन चेहरों की जरूरत शहर को नहीं है, पर वह अपने सपनों की ईंट थोड़ी और सस्ती जोड़ना चाहता है, और ये चेहरे अपने भूख की कीमत पूरी चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए इस मुकाबले में कौन जीतेगा? बिल्कुल सही, शहर और उसके सपने, जब तक कि भूख अपनी सीमा रेखा न पार कर जाए। अगली कविता है। लेकिन मैं ऐसे आयोजनों से असंभित भी हूँ। ये गांव में ऐसे आयोजन मैंने बहुत कम देखे हैं। कविताएं अक्सर या सांस्कृतिक गोष्ठियाँ शहरों में केंद्रित होती हैं। ये प्रगतिशील लेखक संघ ने जो यहाँ आयोजन करवाया है, सत्येंद्र जी का खास करके मैं तहे दिल से शुक्रिया भी कहता हूँ इसके लिए कि इन्होंने यहाँ गांव में आयोजन करवाया है। और असली कविता यही खुलेगी कि गांव में लोगों के बीच जब हम कविता पाठ करते हैं, हम जैसे कवि या अन्य कवि, तो वो कविताओं का सच्चा अर्थ वहीं समझ में आता है कि जिनके लिए हम कविताएं लिखते हैं वो हमारी कविताएं कभी सुनेंगे, तब वो सुकून वो महसूस होता है कि भाई हम उन्हीं के बीच अपनी कविताएं पढ़ रहे हैं। तो मैं अपनी चंद कविताओं के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरी एक कविता है, कबूतर की बंद आंखें। छुट्टा सांड को पुचकारने से वह फुफकारने लगता है। छुट्टा सांड को पुचकारने से वह फुफकारने लगता है, उसकी जान फड़कने लगती है, उसके नथनों की गर्म हवा से इतिहास के नाजुक अध्याय जलने लगते हैं और वह नरभक्षी हो जाता है। अब वह चारों ओर दौड़ता जाता है, रौंदते हुए चिन्हित जगहों को अपनी पीठ की खुजली के लिए इस्तेमाल करते हुए मजे से पागुर करता है। उसकी दिग्विजय यात्रा का गुण गाते भांड, उसकी दिग्विजय यात्रा का गुण गाते भांड, जब उसकी छाती को चौड़ी और सींग को ब्रह्मास्त्र बताने की परले दर्जे की हरामखोरी में दिन रात जुटे होते हैं, तो वह लोगों के मुंह में अपनी सींग घुसेड़ रहा होता है, उसे चीख रहा होता है। ये इत्तेफाक है कि साजिश, सारे कैमरे और सारी चौकन्नी आंखें बकरी की तरह घास चरने चली गई हैं। सारे कबूतरों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली हैं, आपस में यह गुटुरगु करते हुए कि नहीं, आंखों के सामने कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, कोई सांप फुफकार नहीं रहा है, अपने पैरों से रौंद नहीं रहा है। दूसरी कविता, दिया गया बयान। कानून की धाराएं अपनी जगह थीं, दुनियादारी अपनी जगह। एक हत्यारे के न्यायकर्ता बन जाने के लिए जिस इल्म की जरूरत थी वह किसी शिल्पी के पास नहीं, उसी स्वनाम धन हत्यारे के पास था। कानून की सारी किताबों को धता बताते हुए जब उसने एक सधी हुई भाषा में बयान दिया न्याय की गुहार लगाने वालों के ऐन सामने, तब छंद और लय के दीवानों ने कहा आज से एक नया युग शुरू हो रहा है। कवियों ने कहा सच और झूठ के बीच भाषा की नाजुक दीवार आज गिर गई है। इतिहासकार हैरान परेशान,
काल की गणनाओं में मसरूफ हो गए होकर हक्के बक्के हाथ जोड़कर खड़े हुए न्याय की गुहार लगाने वालों के सामने उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, निराश न हो, अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मित्रों, न्याय के पक्ष में दिया गया उसका आखिरी बयान नहीं है। जय घोष के साथ इस बयान की एक एक कॉपी न्याय की गुहार लगाने वाले को थमा कर वह न्यायकर्ता दूर यात्रा पर किसी और को न्याय सुलभ कराने निकल गया है। कुछ और कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है अफ्रेड टू रिमेम्बर। Those that were distinct and vivid, I don't remember, and I'm afraid to speak about the blur. I can begin stories but cannot find a conclusion. I'm afraid of walking alone. Would have I liked the crowd, the cacophony should have turned to music, even so I keep my hand over my ears. Everything is dangerous, running towards me to feed on my flesh and gulping my blood as though the ritual had been done. I don't remember the warmth of her body, her face, her voice, which I had felt a million times, are no longer with me. And I am afraid to mention her eyes. Is she the one who lies lying there in the cold, the smell of flesh and blood not my own? I don't remember, but her eyes are still with me. The trees, the roses, the house I don't own, all I have is a shadow. Is it my own? But it never follows through the day, arrives at night and sleeps by my side. Can I talk about it? I am afraid even during the night. What I see is lost onto the horizon and over the pile of millions of dead who still scream of the travesty of reality. Is she the one among them? I don't remember. But I hear the other all day. Why not in the dark? I don't know. Is it not her eyes that I am afraid to speak about? In the midst of darkness, I see a light pleading me to speak for them. That is her, I think I know, but I am not sure if I can do it. I am still afraid to speak about it. प्रगतिशील लेखक के बैनर तले उपस्थित जितने भी लोग हैं, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रंजन कुमार है और अपनी कविता पाठ प्रस्तुत करने से पहले मैं चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ कि मैं कलम का सिपाही हूँ, मैं कलम का सिपाही हूँ, मुझे कभी मत छेड़ना। मैं कलम का सिपाही हूँ, मुझे कभी मत छेड़ना। मैं अपनी कलम जब तोड़ दूंगा, ऐ दुष्ट इंसान, तेरी हर काली करतूतों का मैं भंडा फोड़ दूंगा। ये चंद लाइनें है और क्योंकि जब भी मैं कविता पाठ करता हूँ तो कुछ माँ के लिए मैं शब्द बोलता हूँ, क्योंकि आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी अगर मेरे जीवन में मुझे मिलती है तो मुझे मेरी माँ से मिलती है। तो मैं अपनी माँ के लिए चंद लाइनें कहना चाहता हूँ जो मेरी ही स्वरचित पंक्तियां हैं कि सिंहासन पर बैठाकर माँ बेटे को भोजन करा रही है। सिंहासन पर बैठाकर माँ बेटे को भोजन करा रही है, खुद नीचे बैठकर अपना निवाला खा रही है। यह माँ का प्यार है, यह माँ का प्यार है। इस उम्र में भी मुझे मिला बचपन जैसा प्यार है, बचपन जैसा प्यार है। और मैं कहता हूँ माँ के लिए कि माँ मुझे इतना याद आती है, माँ मुझे इतना याद आती है, जब भूख लग जाती है तो अपनी प्यारी हाथों से बनी प्यारी भोजन कराती है, प्यारी भोजन कराती है। और इसके बाद मैं अपनी स्वरचित कविता में, क्योंकि आज का मेरा जो टॉपिक है, क्योंकि आप लोग जिस समाज में रहते हैं देखते होंगे कि आए दिन अगर आम जो गरीब पब्लिक है उसका सबसे ज्यादा खराब व्यवहार पुलिस के साथ उसका होता है। पुलिस का रवैया उसको कभी किसी भी हाल में पसंद नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है। और एक आम पब्लिक पुलिस के साथ कैसा व्यवहार चाहती है, मैं उस पर मैंने अपनी कविताएं लिखी है जिसका टाइटल है कि पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो। पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो। तो इस पर सुनिएगा कि मैं क्या क्या आम पब्लिक जो चाहता हूं मैं भी चाहता हूं। तो सुनिए, न्याय की मांग पर अन्याय न हो, न्याय की मांग पर अन्याय न हो, रुपये लेकर कोई काम न हो। न्याय की मांग पर अन्याय न हो, रुपयों लेकर कोई काम न हो। मुंह पर मीठी बोली बोले, मुंह पर मीठी बोली बोले और कोहबर में तीखी
पान न हो। मुंह पर मीठी बोली बोले, कोहबर में तीखी बान न हो। पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो, पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो। आगे सुनिए। पद की आड़ और घमंड में, पद की आड़ और घमंड में निर्दोषों पर अन्याय न हो। पद की आड़ और घमंड में निर्दोषों पर अन्याय न हो। दोषियों पर मेहरबान न हो, दोषियों पर मेहरबान न हो। पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो। और आगे सुनिए। सच्चाई की तह तक जाए बिना, सच्चाई की तह तक जाए बिना कागज पर कोई बदनाम न हो। सच्चाई की तह तक जाए बिना कागज पर कोई बदनाम न हो। डर धमकी और सजा के भय से, डर धमकी और सजा के भय से इंसान कोई परेशान न हो, इंसान कोई परेशान न हो। पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो, पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो। आगे सुनिए। मुंह पर तमाचा मारने वाले, मुंह पर तमाचा मारने वाले, नारियों और सज्जनों को अपमानित करने वाले, मुंह पर तमाचा मारने वाले, नारियों और सज्जनों को अपमानित करने वाले, ऐसे दुष्टों और पापियों का, ऐसे दुष्टों और पापियों का बर्खास्तगी का विशेष इंतजाम भी हो, बर्खास्तगी का विशेष इंतजाम भी हो। पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो, पुलिस पब्लिक संबंध खराब न हो। और जब एक पब्लिक चाहती है, तो अगर पब्लिक के साथ अगर सच में न्याय हो जाता है, तो उसके बाद पब्लिक कहती है कि अब लगे कि मन खिले हो ऐसा, अब लगे कि मन खिले हो ऐसा, बंद पिंजड़े से आजाद, अब लगे कि मन खिले हो ऐसा, बंद पिंजड़े से आजाद, खुले आसमान में विचरण करते, सुंदर चहचहाते पक्षियों के झुंड जैसा, सुंदर चहचहाते पक्षियों के झुंड जैसा। ये मेरा अपना सोच है, जो हो सकता है कि आम पब्लिक भी सोचती होगी पुलिस और पब्लिक के बारे में। और एक कविता सर अगर जाएगा तो सुना दे। चलिए सर, ये इसी वाणी के साथ मैं अपनी कविता के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। सभी साथियों को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी का कि यहाँ पर आपने बुलाया और इतना सुंदर आयोजन का हिस्सा बनाया। बहुत दिन बाद बिहार ही लौटा हूँ, औरंगाबाद तो दूर की बात है, पहली बार आया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतने सुंदर जगह से परिचय कराने के लिए। बहुत पहले जब दिल्ली गया एक शेर याद आया जो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ बात। जो इस गाँव में पढ़ना जरूरी है कि जो पत्थर की तरह बस बेहिस्सो बेजान लगता है, बेहिस्स मतलब इसमें जान ना हो, जो पत्थर की तरह बस बेहिस्सो बेजान लगता है, वही चेहरा मुझे अक्सर मेरा भगवान लगता है। हमारे गांव यादों में यहाँ हर रोज मरते हैं, हमारे गांव यादों में यहाँ हर रोज मरते हैं, मुझे ये शहर तो ख्वाबों का कब्रिस्तान लगता है। एक कविता पढ़ता हूँ, क्योंकि हम दिल्ली चले गए, विस्थापितों का इतिहास बहुत बड़ा है। सिर्फ एक शहर में जैसे अंकित बता रहे थे कि समय और स्पेस तो है, एक छोटा सा एक जिला भी अगर छूटता है या घर का घर भी बदलता है तो भी वो भी अपने आप में। तो हम तो किराए के घरों में रहते रहते पूरी दिल्ली काट दी, अब वापस लौट के आए हैं। एक कविता वहाँ शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस यात्रा को। इस कविता का शीर्षक है, इस कविता में प्रेमिका भी आ रही थी। आए थे चिकनी परतें गालों की, वहां हम छोड़ आए थे चिकनी परतें गालों की, वहीं कहीं ड्रेसिंग टेबल के आसपास एक कंघी, एक ठुड्डी, एक माँ। गौर से ढूंढने पर मिल भी सकते हैं। एक कटोरी हुआ करती थी जो कभी खत्म नहीं होती, पीछे लिखा था लाल रंग का कोई नाम, रंग मिट गया, साबुत रही कटोरी। कूड़ेदानों पर कभी नहीं लिखी गई कविता, जिन्होंने कई बार समेटी मेरी उतरन। ये अपराध बोध नहीं, सहज होना है। एक डलिया जिसमें हम बटोरते थे चोरी के फूल, एक डलिया जिसमें हम बटोरते थे चोरी के फूल, अड़हुल, कनैल और चमेली भी दीदी गूंथती थी बिना मुंह धोए, और पिता चढ़ाते थे मूर्तियों पर। हमें आंखें मूंदे खड़े होना पड़ा। भगवान होने में कितना बचपना था, भगवान होने में कितना बचपना था। एक छत हुआ करती थी जहां से दिखते थे हरे उजले रंग में पुते चारा घोटाले वाले मकान, जहां धाम में बालों से दीदी निकालती थी झील, जू नहीं झील, धूप नहीं धाम, और सूखता था कोने में पड़ा अचार का कोई आम। एक उम्र जिसे हम छोड़ आए जिल्द वाली किताबों में, मुरझाए फूल की तरह सूख चुकी होगी, और ट्रेन में चढ़ गए लेकर दूसरी उम्र, छोड़कर कंघी
छोड़कर ठुड्डी, छोड़कर खुशबू, छोड़कर माँ और बूढ़े होते पिता, आगे की कविता कहीं नहीं जा सकती। वो शहर की बेचैनी में भुला दी गई और उसका रंग भी काला है। जिस कविता में प्रेमिका भी आई थी, मगर पिता बूढ़े होने लगे तो प्रेमिकाओं को जाना होता है। फरकुंदा जो कविता मैंने लिखी है, फरकुंदा मलिक जादा की हत्या के खिलाफ काबुल में उनकी हत्या हुई थी। फरकुंदा मेरी दोस्त, सड़कें फूलों की तरह नर्म और मुलायम हमारे लिए कभी नहीं थी, लेकिन इतनी कोमलता तो बाकी थी कि हमारे नंगे तलवों को देखकर दरख्त अपने फूल गिरा देते थे। मजहबी तावीज को गले में लटकाए सैकड़ों दीमकों के बीच काबुल की भीड़ भरी सड़क पर अकेली भिड़ी हुई तुम भी तो कोई दरख्त थी ना। जानती हो फरकुंदा, अपनी नमी को खोती हुई दुनिया की सारी सड़कें लगभग एक जैसी होती जा रही हैं, खुरदुरी और सख्त। और मैं देख रही हूँ कि जिन मजारों की मुखाफिलत तुम करती रही, उसका रास्ता मदरसे के रास्ते से छोटा होता जा रहा है और ईश्वरों के रक्षा सूत्र अपने हत्यारों के खिलाफ हर कहीं, अपने हत्यारों की रक्षा के लिए हर कहीं मौजूद हैं। कई मुल्कों का साथ होने के बावजूद दुनिया के मानचित्र में हमारी शक्लें एक जैसी हैं। फरकुंदा, काबुल की सड़कों पे ये पहली बार हुआ था कि तुम्हारे जनाजे को देखकर दीमक जा छुपे थे मजारों की नींव के नीचे और तुम्हारे जनाजे को उठाए औरतों के कंधे काबुल के सबसे मजबूत थे। फरकुंदा मेरी दोस्त, मैं जानती हूँ कि दुनिया की सड़कें अभी और खुरदुरी और सख्त होती जाएंगी, पर यकीन करो दीमकों के खिलाफ इस युद्ध में दरख्त हमारे साथ हैं।